क्या कभी ये मौका भी आया जब ये कहा गया राम के जन्म के बारे में आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि राम हुए ही नहीं थे, पूजा उसके अंदर होती थी, पूजा उसके नीचे भी होती थी, सेंट्रल डोम के नीचे ही होती थी, नीचे ही जाते थे, सेंट्रल डोम के नीचे, सेंट्रल डोम के अंदर पूजा होती थी। हाँ होती थी। तो फिर नमाज नमाज बंद हो गया ना। जहां आप रामलला कह रहे हैं कि जहां पर पैदा हुए गर्भगृह जो था वो एक्चुअली कहाँ था, क्या अंदर था? इस पे विवाद नहीं है कि वहां पे एक मस्जिद का ढांचा बनाया गया था, इस पे विवाद है कि वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट हुआ था या नहीं। लेकिन जब कोई मस्जिद बनाई होगी कैसे मुमकिन है कि उसमें कभी नमाज ना पढ़ी गई हो? ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो जिलानी साहब ने जवाब दिया ये मॉस्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं। ये तो हिंदू और मुसलमान का मामला है, इसमें निर्मोही अखाड़ा क्या कर रहा है? मेजर स्टेक होल्डर थे हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन, जो सर तनख्वाह ले रहे थे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से था। जब धवन साहब आर्ग्यू कर रहे थे एंड वाज वेरी वोसिफरस और ये कह रहे थे कि वंस ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद, तो उनका बहस रोक के चंद्रचूड़ साहब ने पराशरन जी को पूछा आप क्या इसका क्या जवाब दोगे? धवन साहब ने फिर ऑब्जेक्ट किया। चीफ जस्टिस ने बोला अगर आपको इस पे ध्यान नहीं देना तो आप इसे फाड़ दें, तो उन्होंने फाड़ दिया। 1528 में जो हुआ उसके लिए उस वक्त जो जीवित विटनेस थे वो उनको तो आप बुला नहीं सकते हैं, और अगर आपने बुलाया वो आ गए तो बाकी लोग भाग जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वो जो तोड़ने गए थे उन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके आस्था की जगहों को भी नहीं छोड़ा। पक्ष था मंदिर बनाने का, हामी था, उसको पूरी जगह मिल गई। फाइनली 1/3 वाला मामला खत्म हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का, पूरी जगह मिल गई। लेकिन जो मस्जिद वाले थे उनका अगर आपने अधिकार नहीं माना तो क्यों आपने 5 एकड़ जमीन दी, वो क्यों देनी जरूरी लगी सुप्रीम कोर्ट को? विवेक मर जाता है तो शायद ऐसे ही करते हैं लोग। दिसंबर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? साल का आखिरी महीना। लेकिन अब मुझे दिसंबर सुनते ही एक और चीज याद आएगी, क्योंकि पिछले दिनों एक किताब पढ़ी। यह किताब है केस फॉर राम, और इस किताब को पढ़ने के बाद अब मुझे दिसंबर में याद आएगा राम जन्मभूमि विवाद। आप ध्यान से देखिए, इस मामले से जुड़ी ज्यादातर घटनाएं दिसंबर में हुई हैं। कई 100 साल पहले, मतलब कोई 150 साल पहले पहला मुकदमा दर्ज हुआ होगा, दिसंबर को ही हुआ था। फिर जो मूर्तियां रखी गई थी वो भी दिसंबर में रखी गई थी। 6 दिसंबर तारीख थी जब बाबरी गिरी, और अब एक किताब आई है जो केस फॉर राम है, उस पर पॉडकास्ट भी हम दिसंबर में ही करने जा रहे हैं। ये किताब है दरअसल उस कोर्ट रूम ड्रामा के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ जब इस विवाद की सुनवाई हो रही थी। और ये लिखा है 2 वकीलों ने जो लिटरली भगवान के वकील थे, अनिरुद्ध शर्मा और श्रीधर पोट्टराजू। ये दोनों उस टीम का हिस्सा हैं, 10 लोगों की लीगल टीम थी, कोर टीम जो थी, जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा। तो 2019 का ये राम जन्मभूमि केस, इसमें बहुत कुछ घटा था जो हम तक नहीं पहुंचा। मीडिया के जरिए जितना हम तक पहुंच सका उतना पहुंचा था। लेकिन अब ये 2 लोग जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने इस केस को बड़े तफसील से लिखा है, बड़ी मनोरंजक भाषा में लिखा है, सरल अंग्रेजी में लिखा है। और इसे पढ़ने के बाद देखिए, ढंग से पढ़ी गई किताब है। इसे पढ़ने के बाद हमारा मन हुआ कि इन्हीं 2 वकीलों को बुलाया जाए, इन दोनों से बात की जाए और सुनिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार ये पॉडकास्ट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि केस इम्पॉर्टेंट था, लेकिन दिलचस्प भी है क्योंकि इतिहास, धर्म, लैंड डिस्प्यूट और वकालत में जो पेचीदगियाँ होती हैं वो, और पता नहीं क्या क्या इस केस में शामिल था। अंदाज़ आपको लग ही गया होगा। तो स्वागत करते हैं दोनों का। आप तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का पढ़ाकू नितिन में। और बहुत सारे सवाल हैं, इस किताब ने कई सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन वहीं कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ये किताब मतलब क्या ही देगी, मन में उठ जाते हैं वो सवाल कि जब आप बैठेंगे ना मैं तब पूछूंगा, मुझे ये लगा। तो पहले तो ये बताइए मुझे, इतना बड़ा केस था ऑलरेडी, मतलब 3 दशकों से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केस है, अनडिस्प्यूटेड। बहुत लोगों की इसमें रुचि है, दुनिया भर की नज़रें थीं। मुझे नहीं पता कि आपकी फ्रेटर्निटी में हो सकता है ये अट्रैक्शन भी रहा हो कि यार किसी ना किसी तरह इस केस से कुछ ना कुछ स्टेक मेरा भी होना चाहिए, मैं भी अंदर शामिल होकर देखूं चल क्या रहा है। पर आप दोनों इस केस से कैसे जुड़े? आप दोनों को किसने ढूंढा, या आप ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे कि भाई हम अपनी सेवाएं देंगे? पहले आप अनिरुद्ध जी। हाँ, मैं तो इस केस के लीड काउंसिल थे श्री के पराशरन जी। मैं उनका चेंबर जूनियर था, तो हमेशा उनके पास जाता रहता था, तो उन्हीं के आशीर्वाद से इस केस में मैं आया। तो इसलिए मुझे मौका मिला इस केस में काम करने का। और आप?
मैं 2017 में इस केस में आया हूँ और पराशरन जी के एक तरह का बोलने पर मेरे को इस केस में आने का मौका मिला, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी दशकों से काम कर चुका था। तो जब ये केस में वो काम करना शुरू कर चुके थे, वो बहुत पहले से इस केस में लगे हुए थे, तो उनको शायद कुछ दिखा मेरे में कि मैं आके इस केस में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उनको असिस्ट करने में, क्योंकि मेरी भारतीय इतिहासों में रुचि है और इस केस में उस विषयों का भी कुछ ना कुछ रोल था। तो उस हिसाब से रिसर्च के पर्सपेक्टिव या फिर कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव में या फिर एक साउंडिंग बोर्ड की तरह, स्ट्रैटेजी की तरह से मेरे तजुर्बा का शायद उनको कुछ लगा है कि आई कैन कंट्रीब्यूट। तो उस हिसाब से मेरे को 2017 में मैं ऐसे उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि उनका एक अंदाज़ है बोलने का कि आप तो बहुत बिजी वकील हो, पैसे बना रहे हो, मैं तो इस केस में काम कर रहा हूँ, आप हमें कैसे असिस्ट करोगे, ऐसी ही वार्तालाप हो रहा था। तो मैंने कहा कि सर मैं तो आके करूँगा काम, क्योंकि उसके पहले मेरा एक्चुअली रुचि इस केस में जनरल था, जैसे कोई भी नॉर्मल बंदे का होगा कि केस चल रहा है, ये शायद पॉलिटिकल केस है बीजेपी वालों का या वीएचपी वालों का, ये मेरा नज़र था 2017 के पहले, क्योंकि मैं एक बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, हैदराबाद से एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूँ। सो मेरा लेना देना कुछ नहीं था। सो एज ए प्रोफेशनल आई हैड वर्क विद पराशरन जी, तो उनके कहने पर मैं इस केस में आ गया। एंड जैसा आपने भी कहा ना कि बाहर से लगा होगा कि ये कोई पॉलिटिकल केस है, फिर आपने भी कहा मेरे इतिहास में भी रुचि थी तो थोड़ा इसलिए भी दिलचस्पी थी। ऐसे बाहर के बहुत सारे लोगों को लगता रहता है और अभी भी लगता होगा ही कि ये पॉलिटिकल केस है, किसी को लगता रहा होगा कि ये कोई धार्मिक मामला है, किसी को लगता रहा होगा कि ये लैंड डिस्प्यूट है, किसी को लगता होगा ईगो के क्लैशेस हैं, पता नहीं है क्या। आपने किताब लिखी, आप बताइए कि किसी एकदम ना जानने वाले को यदि आपको समझाना पड़े कि श्री राम जन्मभूमि विवाद जो ये केस था, इसका सही नाम क्या रहा, एक तो लीगल नेम क्या था, दूसरा आप समझाएंगे कैसे केस एक्चुअली क्या था, किस बारे में था? देखिए, ये एक सिविल डिस्प्यूट था, लैंड डिस्प्यूट, और ये कहना गलत नहीं है कि इसमें सब कुछ मर्ज कर रहे थे। भारत का इतिहास, भारत की सोच, ये सवाल कि रामलला का जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ अयोध्या में हुआ, इस पे कोई विवाद नहीं, पर किस स्थान पे हुआ। तो मनुष्य ढूंढ रहे थे कि भगवान कहाँ जन्मे। ऐसा हाईकोर्ट के जजेस ने भी कहा कि ये कोई केस आसान नहीं है, इसमें हमें एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढना है कि भगवान कहाँ जन्मे। ऑल्टरनेट थ्योरीज भी आई, इसमें धर्म भी था। तो कोर्ट ऐसी जगह है जो सब कुछ डिसाइड करती है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी, लीगल क्वेश्चंस भी, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी, रिलीजियस क्वेश्चंस भी। आपके पास राइट टू रिलीजन है, आप उसे कहाँ एडजुडिकेट करेंगे, कहाँ उसे आप लेके जाएंगे, अदालत में ही जाएंगे। तो सब कुछ था, लेकिन कोर्ट में जब शुरू होता है तो हर एक दृष्टि से सिर्फ लीगल एंगल को देखा जाता है। प्रश्न पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर ऐतिहासिक हो, कोर्ट तो उसे जो लीगली परमिसिबल नज़रिया है उसी से चेक करती है। तो ये था ये केस, सब कुछ था इस केस में, आप जो भी सोच सकते हैं वो सब कुछ था इस केस में। और क्या बोलते थे लीगली, इस केस का नाम क्या था फाइल? ऐसे तो अलग अलग केस थे, अलग अलग सूट्स फाइल थे। जजमेंट जो रिपोर्ट हुआ वो एम सिद्दीक करके हुआ, पर जो मेन केस था, जो सक्सीड किया केस, वो फाइल हुआ था भगवान श्री रामलला विराजमान के नाम से। भगवान खुद कोर्ट में थे, और इसलिए क्योंकि वहाँ जन्मभूमि को भी दिव्य माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने खुद डिसाइड किया कि मुझे खुद निर्णय लिया कि इस भूमि पे आना, यही उतनी शुद्ध भूमि है जहाँ पे मैं अवतरित हो सकता हूँ। ऐसा वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण में भी लिखा है। तो इसलिए ये केस उस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण था कि भगवान को खुद आना पड़ा कोर्ट के फील्ड में। शायद इसके पहले जब भगवान किसी ऐसे जगह पे आए थे जो रण क्षेत्र था, वो कुरुक्षेत्र था, उसके बाद शायद भगवान कोर्ट में आए कि चलो मॉडर्न डेमोक्रेसी आ गई है, यहाँ सब कुछ कोर्ट निर्णय करता है, तो चलो कोर्ट भी देखते हैं कैसा होता है। हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था ये तो बाद में हुआ कि भगवान के नाम पर केस हुआ, भगवान को माना गया कि ये तो उनके बारे में है, वो दावा कर रहे हैं, मगर उसके पहले भी इसकी बड़ी हिस्ट्री है। और मैं जब किताब पढ़ रहा था तो उसमें देखा पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, ये शायद कोई 5वां 6ठा केस रहा होगा। कितने केसेस थे, हिस्ट्री क्या है, कब से विवाद की शुरुआत है लीगली? इस केस का शुरुआत आपको 1882 से शुरू होगा।
तो पहला केस 1882 में हुआ, 1885 में इसका डिटर्मिनेशन हुआ है, उसके अपील गए, फिर जुडिशल कमिश्नर में फर्दर अपील में गया। तब अंग्रेज़ों के जजों ने उनको ये रिकॉर्ड देख के कहा गया है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो जगह सबसे मान्य रखती है हिंदुओं के लिए, उस जगह पे उस मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाया गया है एकांक्रांता के थ्रू। बट काफ़ी समय बीत गया है तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद आपका 1949 में 22-23 दिसंबर के रात को जो प्रकट हुए गुंबद के नीचे रामलला, जो मूर्ति रखी गई है, उसके बाद 16 जनवरी 1950 को तो पहला सूट फाइल हुआ है कि आजाद भारत का पहला, हाँ, लेकिन रिपब्लिक बनने के पहले, हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के 10 दिन पहले तो पहला सूट फाइल हुआ कि रामलला, जो कि सनातनों की आस्था है कि आपके भगवान जो है एक जीवित मूर्ति है, एक बालक रूप में रहते हैं। तो हम अंग्रेज़ी में या लीगल कंटेक्स्ट में उसको जूरिस्टिक पर्सन कहते हैं, ताकि उनका देखभाल जो है एक पुजारी करते हैं, एक बालक की पूजा की तरह सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर सुलाते हैं। तो वो प्रक्रिया चालू रखना चाहिए, उनको मैं भूखा नहीं रख सकता। तो पहला पिटिशन ये था, तो कोर्ट ने उनको वो अनुमति दे दिया है। उसके बाद फिर CRPC के प्रोसीडिंग्स हो गए कि दोनों दावा लगा रहे हैं, तो फिर लड़ाई हो जाए, तो फिर एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया कि इस प्रेमिसेस का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिश्नर अपॉइंटेड विल टेक केयर। उसके बाद से फिर सूट एक और फाइल हुआ है। तो मेन सूट जो फाइल हुआ है 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने फाइल किया। उनका क्लेम था कि इस जगह का हम रखवाले हैं, हम शबे आए थे, तो हम कस्टोडियन हैं और ये जगह हमारा है, तो वो उनका क्लेम था। 1961 में, अब देखिए 1949 से 1961 तक कोई क्लेम आया नहीं था मुस्लिम्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या मुतवली जो था उस मस्जिद का, कोई केस नहीं फाइल किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड आके फाइल करता है। नॉर्मली कोई भी वक्फ क्लेम होता है तो उसका मुतवली होता है और मुतवली ही उसको रिप्रेजेंट करता है। 1885 में भी मुतवली रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर उसके बाद आता है 1989 में, जब भगवान खुद परेशान हो गए कि 30 साल हो गए भाई, इश्यूज फ्रेम किया है, आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हो, मैं परेशान हो गया हूँ करके रामलला खुद कोर्ट में आते हैं कि आप इस विषय पे डिसीजन दें। जो देवकी नंदन अग्रवाल साहब ने किया था, नेक्स्ट फ्रेंड बन के रामलला विराजमान और जन्मस्थान, दोनों फॉर्मर के हाई तरफ कोर्ट से। जज। आप ये मानते हैं, ये तो मैं पूछूंगा ही, कि इसमें कितने सारे स्टेक होल्डर्स हो गए, पूरी टाइमलाइन है, पहले कोई फिर कोई फिर कोई फिर कोई, लेकिन आप ये मानते हैं जो आखिरी केस हुआ जिसके बारे में मैंने अभी कहा, ये एक बहुत लीगल समझ रखने वाले इंसान ने किया, वो शायद एक बेहतर एंगल जानते थे, लीगल एस्पेक्ट समझते थे, उन्होंने जिस एंगल से केस किया वो उसी वजह से इतना बड़ा निर्णय आ सका। आखिर में निर्णय पर बात करेंगे, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। ये केस जैसा परासन सर ने भी बताया, श्री लाल नारायण सिन्हा जी ने, जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया थे परासन जी के पहले, उन्होंने पटना में इसे फाइनलाइज किया था, सेटल किया था, जो वकील जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड उनके इतने सालों की एक्सपीरियंस सिविल लॉ की और बाकी विंग्स ऑफ द लॉ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की, सब उन्होंने डाला था। और उसमें उन्होंने जन्मस्थान, भगवान जन्मस्थान जहाँ पे अवतरित हुए थे, उन्होंने बोला ये ज़मीन ही अपने आप में एक दिव्य ज़मीन है, तो ईश्वर ने चूज़ किया है यहाँ पे आने का, ईश्वर ने चिन्हित किया है, तो यहाँ पे ईश्वर की एनर्जी तो हमेशा रहेगी। यहाँ पे कुछ मूर्ति बन जाए, कोई नई बिल्डिंग बन जाए या ना बने, लोग कुछ करें या ना करें, तो उस हिसाब से वो ज़मीन ही दिव्य है, इसीलिए ज़मीन खुद आ सकती है, जन्मभूमि खुद आ सकती है कोर्ट में। और उन्होंने पूरे कॉज ऑफ एक्शन को, क्योंकि इतने सालों के बाद फाइल हो रहा था सूट, फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन बनाया कि भाई भक्तों को दिक्कत है पूजा करने में और बाकी को। और उन्होंने कुछ और भी चीज़ें रखी, जैसे पहला FIR हुआ था 1858 में, जब निहंग सिख घुस गए थे। उसके बाद 1860s में दावा हुआ कि भैया हमें रेंट दो, क्योंकि यहाँ पे तुम पूजा करते हो, तो वो भी खारिज हुआ कि वहाँ पे अगर रामलला की पूजा हो रही है तो सही है। फिर 1877 में वहाँ पे एक नया गेट खोलना पड़ा, इतनी भीड़ हो जाती थी कि वहाँ की भगदड़ में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये तो राम जन्मभूमि है।
इतने लोग आ जाते हैं रामनवमी के दिन या सावन झूला के दिन, इतनी ज़्यादा अप्रत्याशित भीड़ होती है। तो फिर क्योंकि वहाँ पे ढांचा तो था ही, लेकिन जन्मभूमि थी, तब इसलिए लोग आते थे वहाँ पे। तो एक नया गेट खोलना पड़ा, जिस गेट को खोलने के फैसले को चुनौती दी गई कोर्ट में, वो भी खारिज हुई। तो और इन सभी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कि 1857 में एक फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन पे कि यहाँ पे भगदड़ ना हो, 1877 में एक नई गेट खोली गई। तो ये जन्मभूमि वही है, अभी भी भक्त आते हैं, इतनी संख्या में आते हैं। तो उसी हिसाब से फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से एक भव्य व्यवस्था होनी चाहिए, भव्य मंदिर होनी चाहिए। उन्होंने व्यवस्था के नाम को आगे बढ़ाया। व्यवस्था, भव्य मंदिर, आगे भक्तों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ईश्वर किसके लिए है? भक्त के लिए। मंदिर किसके लिए है? भक्त के लिए। ये सारे जो केसेस होते हैं, कोर्ट ईश्वर को मानती है एक वादी, या जन्मस्थान को उसने एडजुडिकेट किया, ये वादी होगी या नहीं, क्यों, किस परिप्रेक्ष्य से? इसलिए क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में जो वार्तालाप है और जो संबंध है वो आगे बढ़ सके। वो है हर एक चीज़ का मूल्य इस केस का। और कितने सारे लोग इसमें अलग अलग टाइम पर इन्वॉल्व होते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे एक तो यही था, बहुत सारे लोगों को पता चला जब इलाहाबाद का फैसला आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें पता चला कि जब एक तिहाई बांट थी, तो उसमें लगा 1/3 मुसलमानों को दिए, समझ में आ गया। 1/3 राम जन्मभूमि वालों को तो ये भी समझ में आया। फिर उन्होंने कहा 1/3 निर्मोही अखाड़ा, ये भी तो हिंदू है, क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये तो हिंदू और मुसलमान का मामला है, इसमें निर्मोही अखाड़ा क्या कर रहा है। तो जब आप ये केस देख रहे थे, कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, कितने लोग इसमें शामिल थे जो अपना अपना हिस्सा मांग रहे थे? बहुत सारे लोग थे। हिंदुओं में निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद के कुछ अलग अलग हिंदू महासभा के अलग अलग पार्टीज, फिर शिया और सुन्नी अलग अलग थे, वो भी अलग अलग मांग रहे थे। शिया कह रहे थे कि जो मीर बाकी था वो शिया था, बाबर सुन्नी शायद हो, लेकिन मीर बाकी जिसने बनाया वो शिया था, तो फिर ये शिया वक्फ है, तो वो भी एक इशू था। और उनका आपस में भी एक 1940s में एक केस लड़ा गया है, और उसमें ये सुन्नी के पक्ष में गया था। तो वो बाद में इस केस के दौरान उस वाले ऑर्डर को अपील कर रहे थे 70 साल के बाद। तो वो भी एक हंसी का विषय हो गया कोर्ट में कि 60-70 साल के बाद अब उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं कि ये शिया है कि सुन्नी। सो वो भी एक पहलू निकल के आया था बीच में। तो उस तरह का, क्योंकि वो शिया आके कह रहे थे कि ये हम लोग देना चाहते हैं राम जन्मभूमि के लिए। इनफैक्ट आपके प्लीडिंग्स जो कहते हैं हम लोग कोर्ट में दाखिल किया गया है, काफ़ी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने लिख के दिया था। 1949 में जब 145 सीआरपीसी प्रोसीडिंग्स हुए, तकरीबन 50 तक एफिडेविट्स लोकल अयोध्या के मुस्लिम्स ने दिया था कि हमारे पास और भी मस्जिद है अयोध्या में। तकरीबन 40 या 50 मस्जिद है अयोध्या में 1950 में ही, तो हमें इस मस्जिद की ज़रूरत नहीं है और हम ये उनको देना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए ये इतना ही मायने रखता है जितना हमारे लिए मस्जिद मक्का या मदीना रखता है। तो वो लोकल्स की भावना उस समय भी था। और रिटर्न स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने यही कहा, अगर यहाँ पे पता चलेगा कि ये मस्जिद जो बना है उसके नीचे कोई और ढांचा होगा तो हम वॉलेंटरीली उनको वापस भी कर देंगे। अच्छा, क्योंकि उनका ये दावा था कि ये एक खाली ज़मीन पे एक वक्फ बनाया गया, एक डेडिकेशन किया गया है अल्लाह के नाम, और वो वहाँ पे एक प्रेयर हाउस बन सकता है। क्योंकि उनका मानना है, रिलीजियस फेथ है इस्लाम में भी, कि आप जो भी वक्फ क्रिएट करते हो उस पर आपका हक होना चाहिए, आप किसी और का छीन के नहीं दे सकते। इट्स अ स्पिरिचुअल कॉज, आप किसी का चोरी करके नहीं दे सकते, किसी के छीन के नहीं दे सकते हो। तो जो स्पिरिचुअली ट्रूथफुली रिलीजियस लोग थे उनका यही मानना था कि आप किसी का छीन के तो हमारा तो हो ही नहीं सकता है। और जब वो आगे कह रहे हैं कि ये खाली ज़मीन पे नहीं बना है तो वो उसके लिए भी राजी थे। अगर पता चलेगा कि ये खाली ज़मीन पर नहीं है, हम देना चाहते हैं क्योंकि हमारा इबादत तो भगवान के साथ है। और कोई था इसमें जो हिस्सा मांग रहा था? हिस्सा मांगने वाले तो 3 ही थे मेन। अच्छा, आप क्लासिफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट 4। हिंदू साइड से रामलला विराजमान एंड निर्मोही अखाड़ा, क्योंकि बाकी जो थे वो सब एक तरीके से रामलला विराजमान के केस को सपोर्ट कर रहे थे। और मुस्लिम साइड से शिया और सुन्नी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सूट में ये डिसाइड हुआ था, लिखा हुआ है कि
क्लेम ये है कि बाबर आए थे यहाँ पे, उन्होंने जन्मस्थान की जगह पे बाबर ने तोड़ के उन्होंने बनाया। ये है उसमें। तो ये है क्लेम उसमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक जगह पे तो बोला जाता है कि ज़मीन बिल्कुल खाली थी, और दूसरी जगह पे जब आपस में केस होता है, ऑफ कोर्स थोड़ी वकीलों को भी आप इसके लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं बियॉन्ड द कम्युनिटीज़, कि वहाँ पे जो भी वकीलों ने एडवाइस किया हो या जो भी किया हो, इधर पहले वाले सूट में या बाद वाले सूट में किसी वकील का दिमाग ज़्यादा चला था तो कुछ गलत चीज़ लिखी गई थी। इसके अलावा मैं सप्लीमेंट करूं, मेजर स्टेक होल्डर, आप स्टेक होल्डर पूछ रहे थे, पार्टी नहीं, मेजर स्टेक होल्डर थे हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस जो एविडेंस देने भी आए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो अब नया चला, लेकिन वो उस समय से चला रहे थे हिस्ट्री के नाम पे। और जब उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, जो सर तनख्वाह ले रहे थे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से था। कि कोई से सवाल पूछा जाए कि आपने हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी की पढ़ाई किया, नहीं मैं तो संस्कृत में एमए हूँ। बुलाए थे एक्सपर्ट्स। हाँ, वो स्टेक होल्डर्स जो थे, माओवादी या मार्क्सवादी, जो भी आप नाम दे दें उनको, वो थे, वो चला रहे थे इस लिटिगेशन को, क्योंकि वो समाज में क्लेश के बिना उनका आइडियोलॉजी फैलेगा नहीं। आप देखेंगे 1961 के पहले कोई क्लेम नहीं आया था, 1949 से 1961 में पहला क्या आता है, बिना मुत्तवली के एक सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ से चला रहा है ये लिटिगेशन। सो द पॉलिटिक्स एंटर्ड दिस लिटिगेशन इन 1961। एंड आप हिस्ट्री देखेंगे तो माहौल भी जो था उस समय, मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ता गया उसके बाद से, उस दशक में देश के अंदर, एंड देयर स्टेक्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट। क्योंकि आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कैटेगराइज्ड एज ओरिएंटल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट। सो उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था ये, क्योंकि सच बाहर आ जाए तो फिर उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है एक्सपोज हो जाएगा। और जो गलती उन्होंने की कि वो आए क्रॉस एग्जामिनेशन में, उनका पूरा नकाब उतर गया एकेडमिक्स का। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट 7-8 पेज में उनको इतने फटकार दिया है कि लोग जानते हैं कि कोई प्रोफेसर आके बोल रहा है तो उनको मानने की मर्यादा है इस देश में, गुरु गलत नहीं करेगा वाली मान्यता है। आपने उस भरोसे को तोड़ा है। इसके बारे में के मोहम्मद साहब ने भी बोला है काफ़ी कि हमारे जो भारत के मुस्लिम हैं वो भाईचारा चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि हम आपको दे देंगे ये जगह अगर नीचे में कुछ मिल गया फाइंडिंग्स। तो जब बीबी लाल जी के साथ के मोहम्मद साहब भी गए थे, जब एक्सकवेशंस में मिला ये सही तब हुआ तो देने की, तो ये एक सेट ऑफ हिस्टोरियंस गए लोगों के पास और उन्होंने गलत बयानबाजी की, गलत बताया कि वहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं मिला है। उसके कारण ये लिटिगेशन इतना बढ़ा, देश में माहौल भी ख़राब हुआ, और एक जो बिल्कुल आसानी से सामाजिक समरसता के थ्रू जो काम हो सकता था वो कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ नहीं मिला है ऐसा तो एएसआई ने नहीं कहा। एएसआई ने तो बताया कि उसके नीचे बहुत कुछ मिलता रहा। ये ज़रूर कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसके बहुत सबूत मिले जो एएसआई ने कहा कि इसके नीचे कभी ना कभी कोई ना कोई निर्माण होता रहा है। मतलब ये जगह बिल्कुल कोरी नहीं थी कि मंदिर बन गया, या कोरी नहीं थी कि मस्जिद बन गई, पहले भी कुछ था, उसके पहले भी कुछ था, उसके पहले भी कुछ था। वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा रही है। मैं जो बोल रहा था वो 1970s के एक्सकवेशन के बारे में बोल रहा था, जब बीबी लाल जी गए थे। उस एक्सकवेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं किया गया था। ये एएसआई की जो एक्सकवेशन थी वो 2 स्टेज में हुई जी। पहले तो कोर्ट ने बोला रेडार पेनिट्रेटिंग टेक्नोलॉजी के तहत पता करो अंदर नीचे कुछ है या नहीं, अदरवाइज तुम क्यों खुदाई करोगे। हाँ सही बात है। जब रेडार से पता चला कि नीचे काफ़ी बृहद स्ट्रक्चर है, तब खुदाई शुरू हुई, और तब ये पता चला कि नीचे में जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा था, पब्लिक यूज़ का स्ट्रक्चर था, एंड करीब 2nd सेंचुरी BC एटलीस्ट तब से वो यूज़ में था। एंड जब आप नीचे के स्ट्रक्चर को और ऊपर के स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो पता चलता है, सिर्फ अगर नीचे को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा एक्सकवेशन में जो आया, जो खुदाई में आई, कि नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, 85 पिलर्स थे। और ऊपर के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे, जब विवादित ढांचा था तब भी, तो उस पर मकर प्रणाला बने, उस पर गरुड़ बने हुए, कसौटी पिलर्स जिस तरह से यूज़ हो रहे हैं, जय विजय बने हुए। तो नीचे के ज़मीन के नीचे के स्ट्रक्चर को और ऊपर के स्ट्रक्चर को जब आप मिला देंगे
तब आपके पास तथ्य आ जाएगा हम्म कि ये एक जगह है जहाँ पे हिंदुओं का काफ़ी समय से विश्वास रहा है। सेकेंड सेंचुरी BC से यहाँ पे पब्लिक यूज़ हुआ है। और फिर आप इसको जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो 17th सेंचुरी से जो राइटिंग्स है उसके साथ जोड़ देंगे तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन बचेगा फिर। मतलब वो एक आस्था का केंद्र रहा है उस जमीन पर, हिंदुओं का आना जाना, पूजा पाठ और भी लंबे समय से रहा है, मतलब बाबर के आने से भी पुराने वक्त से रहा है। ये तो कम से कम आर्कियोलॉजिकल सर्वे में साबित होता है। लेकिन मैं इन्हीं किताबों से, इन्हीं जगहों से देख रहा था, क्या इस बात का भी कोई महत्व है कि ये साबित नहीं होता साहब ASI की खुदाई में कि तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? वो ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं बता सकते हम। इसका भी कोई महत्व है इस बात का? देखिए थोड़ा तो महत्व है इसका। आप 1950 में जब वो रामलला विराजमान करवाए गए गुंबद के नीचे, फ़ोटोज़ निकाले गए थे और के मोहम्मद साहब पब्लिक फोरम में भी बोल चुके हैं कि बाद में भी वो जाके अंदर देख चुके थे, जो ढांचा के अंदर या मस्जिद के अंदर गए थे। तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर था, जो गुंबद था, उसका फाउंडेशनल सपोर्ट जो होते, पिलर्स जो होते, कसौटी पिलर्स थे, जो एक टिपिकल हिंदू टेम्पल के पिलर्स है। सो आपको इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर से वो एक चेंज ऑफ नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर किया गया है। कि वो पहले तो दिखता था, मतलब आप आंखों से जाके देखें एज ए कॉमन मैन, आपको पता चल जाएगा कि यार ये इसके ऊपर तो कुछ बना दिया है, आप ज़बरदस्ती का चेंज करके। सो आप घर में बच्चे खेलते रहते हैं, अब टेबल्स को कुर्सीज़ को मिला के कपड़ा बना देंगे, टेंट बना दिया, तो आपको देख के तो पता चले यार ये कुर्सियों से बना है। तो उस तरह के आपके काफ़ी मंदिर है जहाँ पे अनगढ़ सा था, वो आपको देख के पता चलता है यार ये इनकन्सिस्टेंस तो कॉमन सेंस की बात हो गई। क्योंकि आप एक देखेंगे, अब हमारे यहाँ पे भी निर्गुण की पूजा होती है और इस्लाम में भी एक फॉर्मलेस वर्शिप होता है। बिल्कुल। अब शरिया के फॉर्मलेस वर्शिप को आप धिक्कारते हुए एक ऐसी जगह बनाते हो जो शरिया के खिलाफ हो और अब उसको मस्जिद का नाम देते हो, तो अब वो किसके खिलाफ है, सोचने वाली बात है। समझा नहीं मैं बताता हूँ। धवन साहब का ये इस केस में हमने किताब में भी रेफर किया है। वो कह रहे हैं कि बता दीजिए धवन साहब कौन है। राजीव धवन साहब वक्फ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट हैं। उनके बहस के दौरान भी आर्कियोलॉजिकल विषय पे बात करते हुए उनका भी बहस में ये कहना था कि जो रूलर्स थे वो सॉवरन थे, सो उनको बांधने के लिए कुछ और नहीं था। सो ही कुड हैव बिल्ट इन द वे ही वांटेड टू। सो एक तरह का मानना था कि वो अपने हिसाब से चला रहे थे। दे मे नॉट एडहियर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शरिया। सो जो मुगल इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो दे वर नॉट नेसेसरीली बाउंड बाय शरिया, शायद नहीं मानते होंगे। तो उस तरह का एक इंडिकेटिव डिफेंस दिया गया था कि आप इसको इस इनकन्सिस्टेंसी, क्योंकि फेथ जो होती है, आप फेथ के बारे में आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो फेथ होती है, इसीलिए वो फेथ होती है। ठीक है, तो आप एक मान्यता को आप नहीं मानते हो तो एक पॉलिटिकल एक्ट हो जाता है कि आपकी रौब दिखाने की होती है। तो उसके बचाने के लिए आप उसको एक रिलीजियस कवर दे रहे हो, तो वो एक नेकेड आई से एक कॉमन मैन को समझ में आ रहा था। क्योंकि मैंने जैसे कहा, उनके पक्ष का एविडेंस और स्टेटमेंट्स ये थे कि 1857 के पहले ये वक्फ डेडिकेट करने का कोई एविडेंस नहीं है, बनाने का कोई एविडेंस नहीं है, न किसी ने नमाज पढ़ा उसका भी कोई एविडेंस नहीं है 1857 के पहले। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि आप उन सब चीज़ों को नकार दो। अच्छा, डोंट लुक बियॉन्ड टू सबूत नहीं है नमाज हाँ, पढ़ने का। क्योंकि उसके एविडेंस बाद से शुरू हुआ। हाँ, मैं जैसे कह रहा था ना कि उसके बाद भी डाउट है। अच्छा, रिलीजियस आदमी जो होता है, जो भगवान को मानता है या अल्लाह को मानता है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए मानता है। वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड आदमी सच्चाई से दूर नहीं जा सकता है। तो डिपोजिशंस में जो आए, जो लोकल मुस्लिम्स आए, बाद में के आए, उन्हें अपने सच्चाई पे और अपने ईमान पे खड़े रहे और उन्होंने ये कहा कि हम जानते हैं कि बरसों से, टाइम्स इमेमोरियल इज ए लैंग्वेज लॉ में यूज़ करते हैं, मतलब याददाश्त के पहले से हिंदू यहाँ के आके मानते हैं कि ये राम जन्म स्थान है। तो कई जो आपसे बात कर रहा हूँ, किताब भी पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं ये एक ना, अब ऑब्वियस है एक पॉडकास्ट में इतनी सारी बात नहीं हो सकती, कितना लंबा चौड़ा केस है, कोई आर्ग्यूमेंट्स पढ़े तो दिमाग एकदम डाई हो जाएगा उसका कि अरे ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल जो एक टाइमलाइन है उसे अगर छोड़ दूं,
पहले क्या आया, बाद में क्या आया, फिर उसने बनाया कि नहीं बनाया, मीर बाकी नहीं बनाया, बाबर से पूछा था नहीं सब छोड़ दूँ। लेकिन अगर मैं ये रिलीजियस टाइमलाइन पकड़ूँ कि भाई नमाज पढ़ी जाती थी या पूजा पाठ होती थी, तो उसमें अगर मैं जितना पीछे जाऊँ, जो आपकी किताब पढ़ूँ, बाकी चीज़ देखूँ, तो ये पा रहा हूँ कि पूजा ज़्यादा पहले से हो रही है, जी है ना। और आप कह रहे हैं वहाँ के लोकल मुस्लिम भी मान रहे हैं वहाँ पर कि हमने पूजा होते दिखी है। जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नमाज का होना संदिग्ध रहा है 1857 के पहले। 1857 और आप कह रहे हैं के उसके बाद भी? देखिए एविडेंस को अगर देखते हैं तो जो मंदिर पक्ष का एविडेंस था वो शुरू होता है क्रिश्चियन ट्रैवलर्स, विलियम फिच, हाइफन थाइलर, ऐसे लोग आते गए और वो लिखते गए हाँ कि भाई ये जन्म स्थान है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं एंड यहाँ पे शुरू से बात हो रही है कि ये यहाँ पे मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ऐसा थ्रू आउट इम्पार्शियल ट्रैवलर्स, ऑब्जर्वर्स एंड गेजेटियर्स में आ रहा है। सेम चीज़ सुन्नी वर्सेस शिया केस में आ रहा है। एंड ऑल थ्रू आउट ये आ रहा है कि यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, लोग आते हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं, अंग्रेज खुलवा रहे हैं, बाकी चीज़ों का तो छोड़ दीजिए, रिकॉर्डेड है। इतना भीड़ इतनी भीड़ हो रही है जब कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जब कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तब की बात है ये। और वहाँ पे ऑल थ्रू आउट पूजा हो रही है, ये भी आ रहा है। तो जब आया बात कि सुन्नी बोर्ड को अपने एविडेंस प्रेजेंट करने थे, तो दो तीन चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला तो उनका शुरू होता है एविडेंस ग्रांट के पेपर से कि हमें कुछ ग्रांट मिला है मेंटेन करने के लिए। तो कोई इस पे विवाद नहीं है कि वहाँ पे एक मस्जिद का ढांचा बनाया गया था, इस पे विवाद है कि वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट हुआ था या नहीं। ढांचा आपने बना दिया, क्या आपने उसको अल्लाह को डेडिकेट किया या नहीं, किसने डेडिकेट किया। लेकिन जब कोई मस्जिद बनाई होगी, कैसे मुमकिन है कि उसमें कभी नमाज ना पढ़ी गई हो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे जिलानी साहब ने जवाब दिया। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस बोबडे के द्वारा कोर्ट में। तो जिलानी साहब ने जवाब दिया ये मॉस्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं। ओके। और ये स्पेसिफिक सवाल आया कोर्ट से, क्या आप बात कर रहे हैं, अगर कोई इतना बड़ा शहंशाह मॉस्क बनवाता है तो ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। उन्होंने बोला नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तो एक मॉस्क जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत के। नहीं, वो तो बनना ही था, क्योंकि जिस जगह वो बनी है वो जगह महत्वपूर्ण है ना। एग्जैक्टली तो वहाँ पे एक तो उन्होंने बोला कि कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। उन्होंने बोला ये मानते हैं हम, ऑल्टरनेट थ्योरी भी दी उन्होंने कि राम जन्मस्थान कहीं और है। उसके बाद वो उन्होंने बोला भी, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट हमने कोट की अपने किताब में कि हम मानते हैं कि ये जन्मस्थान है। फिर सुन्नी बोर्ड की तरफ से आया, हम इसलिए मानते हैं कि क्योंकि 1885 में अंग्रेज जज ने बोला कि ये जन्मस्थान है। ओके, राइट। तो ये जो एविडेंस है नमाज की, उस वक्त भी नहीं आई, सिर्फ ग्रांट्स की एविडेंस आई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बोला भाई ठीक है, आपको ग्रांट मिला कि बिल्डिंग मेंटेन करना है, कोई नमाज भी पढ़ने जाता था वहाँ, डेडिकेशन हुआ, ये कहाँ आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। और आपके ग्रांट में जो जगह का नाम लिखा हुआ है, मस्जिद जन्मस्थान लिखा है। ओके। तो ये जन्मस्थान वाली मस्जिद कौन सी है? उसमें खुद ही डिस्प्यूट में जन्मस्थान लिखा है, उसमें लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स में। तो पहला जो आता है नमाज का एविडेंस जिसको कोर्ट ने माना है वो 1934, ओनली फ्रॉम 1934 टू 1949। उसके पहले नमाज का कोई प्रूफ नहीं है। उसके पहले ऑल थ्रू आउट फ्रॉम 16th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज एंड फॉरेन ट्रैवलर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, इंग्लिश गेजेटियर्स, इंग्लिश जजेस, सब ने वहाँ रिकॉर्ड किया कि वहाँ पूजा पाठ होती है, लेकिन नमाज नहीं कह रहे। हाँ, लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो फिर ये झगड़ा क्यों हुआ? अगर मैं पूछूं 1934 से पहले ये झगड़ा ही क्या था? अगर वहाँ सिर्फ पूजा हो ही रही थी और नमाज पढ़ने कोई जा ही नहीं रहा था, तो ये डिस्प्यूट फिर क्यों हुआ? आपस में कोई क्यों लड़ा? एक व्यवस्था तो बनी ही हुई होगी ना। ठीक है, ढांचा रहा होगा, लेकिन लोग पूजा करने आ रहे हैं। लोकल मुस्लिम भी कह रहे हैं कि हमारी याददाश्त से पहले से आ रहे थे। आप कह ही रहे हैं कि नमाज का वहाँ कोई सबूत ही नहीं है, तो झगड़ा क्यों हुआ होगा फिर? नमाज का सबूत नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बट उनका ये नहीं मानना था कि नमाज हुआ नहीं था, हमारे पास सबूत नहीं था, इज़ व्हाट दे सेड। सो लेकिन लड़ाई हो रही थी जगह के लेकर कि तुम्हारा है मेरा है। देखिए, गेम तब शुरू होता है जैसा सर बोल रहे थे, जब अंग्रेज आके वहाँ पे आयरन रेलिंग्स डालते हैं। उसके पहले भी वहाँ पे लड़ाई होती रहती थी। हाँ, 1855 के पहले भी होती थी, पर जब आयरन रेलिंग्स आया तब वहाँ पे एक असल विवाद जो कोर्ट में जा सके और वकील की
उस केस में आ सकें वो अंग्रेजों ने शुरू किया। पहले लोकल लेवल में थोड़ा बहुत चलता था, हाँ, लोकल लोग आपस में थोड़ा बहुत लड़ते थे। नहीं, लड़ाई तो होती है, उसमें कोई शक ही नहीं है कि लड़ाई हो रही थी, क्योंकि हनुमानगढ़ी जो वहाँ से 200-300 मीटर अलग जगह है, हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ का भी इतिहास यही है कि वहाँ पे भी आक्रमण हुआ और काफ़ी लोग मारे गए उस सीढ़ियों पे। तो वो एक हिस्टोरिक एविडेंस है उसके बारे में। तो मेरा मानना है कि क्योंकि ये एविडेंस क्लियरली नहीं आ पा रहा था कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके तहत ये रेलिंग 1857 में बनाया गया। क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, उसके बाद क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था, उसके बाद फॉर्मली द पावर्स वर ट्रांसफर्ड, उसके बाद जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उनको उस एरिया में अपना दमन बना के रखने के लिए उनको डिवाइड करना शायद ज़रूरत पड़ी, कंट्रोल बनाए रखना। तो वो आई थिंक दे वुड हैव फिशर्स, हमारे मार्क्सवादी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के पहले ब्रिटिशर्स का भी यही ज़रूरत था सोसाइटी को डिवाइड करने का, शायद उसके वजह से भी वो बनाए रखे इस इश्यू को, वो रिजॉल्व हो जाता बहुत आसानी से, शायद रिजॉल्व हो जाता। शायद ब्रिटिशर्स चाहते तो, क्योंकि लोकल्स भी जानते थे, सब जानते थे कि ये राम जन्म स्थान का मान्यता है और उनके मेमोरी के पहले से। तो उन्होंने जो रेलिंग बनाई उससे क्या हुआ था? उस रेलिंग की वजह से क्या हुआ है कि जो पहले अंदर जाते थे पूजा पाठ के लिए जन्मस्थान के नीचे, वो बंद करने की कोशिश किया गया है। उससे गर्भगृह आप में जाना बंद हो, हाँ, अंदर जाना तो बंद हो गया। आपका ये भी एक रेफरेंस आता है, अब दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे आपको गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक तरह का उस तरह का प्रथा शुरू हो गया Okay. कि आप रेलिंग के बाहर से दर्शन करना शुरू कर दिए, हाँ। जो यहाँ के प्रथा के खिलाफ है। हाँ, नॉर्थ तो में फिर ऐसा लोगों में कुछ तो नहीं है। क्लेश है, आप अपने रामलाला को जाके निहार नहीं पा रहे हो, अच्छा, दूर से देख के जा रहे हो, तो वो तो ओके, क्लेश था। तो और ये परिक्रमा व्यवस्था तो बनी रही, कि दूर से देखिए, दूर से अंदर आएंगे नहीं नहीं, आएंगे। उनको मानना वो 1885 का जजमेंट में भी बाहर का जो एरिया है तो वो डिटरमिन कर दिया कि ये आप जन्मस्थान मान के पूजा पाठ करिए, अच्छा। चबूतरा बनाया, बेड़ी बनाया, वहाँ पूजा पाठ कीजिए और अंदर। लेकिन फिर लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, उत्सव विग्रह कहते हैं उसको, बाहर को उत्सव विग्रह की तरह मान रहे थे, लेकिन आस्था तो अंदर ही था। तो फिर भी वो रेलिंग के बाहर से इस पे बातचीत हुई, चंद्रचूड़ साहब ने पूछा था कि वो अंदर क्यों देख रहे थे अगर कुछ हाथ था ही नहीं अंदर, तो वो उस विषय पे बोला कि आप तो ये कंजक्चर कर रहे हो कि अंदर देख रहे हैं इसलिए क्योंकि भगवान वहाँ पे मानते थे, बट सबका मानना यही था कि वो आप रेलिंग बनाए क्यों हैं उनको रोकने के लिए, फिर भी आपको अगला गेट बनाना पड़ा। सही। मैं ना उस वक्त कभी नहीं गया जब वहाँ पर विवाद था, मैं बाद में ज़रूर गया हूँ जब मंदिर बन रहा है, तो मैं तो गया नहीं, तो मुझे एक्चुअली स्थिति नहीं पता। अब ऐसे जिज्ञासा उठी तो पूछ रहा हूँ। जो हमने गुंबद देखे हैं बाबरी के टूटने से पहले के भी, और जब टूटा भी तो पूरी तरह तो नहीं ही टूटा था, वो एक मतलब प्रतीकात्मक गुंबद गिर गया तो गिर गया। जहाँ आप रामलला कह रहे हैं कि जहाँ पर पैदा हुए गर्भगृह जो था, वो एक्चुअली कहाँ था? क्या अंदर था या आसपास था उसके? ये एग्जैक्टली यही पूरी केस थी सुन्नी बोर्ड की तरफ से कि रामलला का जन्म उस गुंबद के नीचे नहीं हुआ, और ये हिंदू पक्ष प्रूफ करे नीडल लेके कि यहीं पे जन्म हुआ। हाँ बिल्कुल, एक जगह कैसे पता है? एग्जैक्टली, तो वो तो हो नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टूडियो है, तो ये स्टूडियो सिर्फ आपका 1 स्क्वायर मीटर तो जगह है नहीं, ऑब्वियसली एक पूरा ये नहीं। मैं इसे ऐसे भी बता सकता हूँ Exactly. कि आज भी जो लोग बेथलेहम में जाते हैं दर्शन करने की ईसा कहाँ पैदा हुए थे, तो वो बहुत लंबी लाइन लगती है वहाँ पर, 4-5 घंटे लगते हैं वो लोग, और पहुँचते हैं एक जगह, तो एक छोटी सी जगह पर वो देखते हैं और मानते हैं यहाँ हुआ होगा। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, मैंने उसके अलावा चीज़ें पढ़ी, वो ये दावा नहीं करते कि यहाँ हुआ ही होगा, एग्जैक्ट ये जगह है, क्योंकि जिस जगह को आज माना जा रहा है वो तकरीबन 100 साल बाद चिन्हित हुई। कोई निकला ढूंढने कि चलो अब पता करते हैं, क्योंकि तब तक ईसा मसीह की प्रतिष्ठा भगवान के बेटे के तौर पे हो चुकी थी, तो फिर शुरू किया ढूंढना। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ था, और राजा इस जगह के आसपास हुआ होगा। और दशरथ राजा थे, एक छोटे से कमरे में तो नहीं रहते होंगे। हाँ, तो ये बता बना हमेशा मुश्किल है। राइट, बकिंगम पैलेस देख लीजिए, पुराने पैलेसेस देख लीजिए जो है, तो राजा राम का जन्म राजा दशरथ के घर में एक छोटे से कमरे में तो सिर्फ नहीं हुआ होगा। तो और वो जो इश्यू है कि कहाँ पे जन्म स्थान था, उसे आपको अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। पहला ये कि क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अब देखिए एग्जैक्टली अब 1528 में जो हुआ, उसके लिए उस वक्त जो जीवित विटनेस थे वो उनको तो आप बुला नहीं सकते हैं,
और अगर आपने बुलाया वो आ गए तो बाकी लोग भाग जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि मूवीज आती हैं आजकल, स्त्री 2, भूल भुलैया, नहीं, पर कितने कोई रिस्क नहीं लेने पाकिस्तान को। जो है कमलेश्वर ने लिखा है एक उपन्यास है, वो खैर बहुत बड़ी चीज जो उन्होंने लिखी है, उसमें ऐसा हुआ है, अदालत में बुलाए गए लोग, पर वकील भाग पर जाएंगे, actually नहीं हो सकता। जज भागे या ना भागे, हाँ, वकील actually जरूर नहीं भाग हो जाएंगे। तो फिर आपको ये भी देखना होगा इस पर्सपेक्टिव से उसे कि ऑल थ्रू आउट रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि वहाँ पे परिक्रमा हुआ, जो उस वक्त के मुस्लिम विटनेसेस थे, और बहुत ही उनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि जो भी उन्हें बोलना था उन्होंने बोला। पर यह भी बोला ऑल थ्रू आउट कि लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं। तो परिक्रमा हो सकता है बड़े एरिया में हो, पर उन्होंने उस परिक्रमा को भी हो सकता है 5 कोसी हो, 14 कोसी हो, पर वहाँ से रिलेट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो भगवान राम का जन्म एक राजा के घर हुआ, तो एक पर्टिकुलर 5x5 का एरिया तो आप उसे मानेंगे नहीं। अगर आप किसी को बोलते हैं कि उसका जन्म उस हॉस्पिटल में हुआ, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं उस एरिया को, उस जगह को। या मान लीजिए भगवान की मूर्ति भी है, तो आप सिर्फ ये थोड़ी बोलेंगे कि मूर्ति है सिर्फ तो यही मंदिर है। मूर्ति के आसपास जितने जगह हैं, इनफैक्ट इस पे तो कंबोडिया और थाईलैंड ने आपस में जंग भी कर ली है, चल रहा है अभी ऐसे इश्यूज पे, जो हमारे किताब में आती है एक अलग चैप्टर में। हाँ, लेकिन मुझे बताइए, देखिए इस पॉडकास्ट से ये भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोग अब समझ पा रहे होंगे वकील बनना भले ही आसान हो, लेकिन वकालत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नहीं पता कि जो प्रश्न आप उलझाने के लिए पूछ रहे हो वो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि आपने पूछा कैसे, पूछना ही नहीं था। मगर जब ये बात हुई होगी तो हम जितना कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा मुश्किल सवाल, बड़े से बड़े, गहरे से गहरे, जटिल से जटिल पूछे गए होंगे। क्या कभी ये मौका भी आया सुप्रीम जब कोर्ट ये में कहा गया कि राम के जन्म के बारे में आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि राम हुए ही नहीं थे? नहीं, राम नहीं होने का कोई ये बात नहीं हुई? कभी बात नहीं नहीं हुआ, उठी, कभी नहीं उठा ना इलाहाबाद हाईकोर्ट में। वो दोनों तरफ का ये कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट था ओके, कि जो राम दशरथ के पुत्र है वो अयोध्या में ही पैदा हुए और यही अयोध्या वो अयोध्या है। बस उनका ये मानना था कि ये यहाँ नहीं था, कहीं और था। अब बात यहाँ आ जाती है, ये सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं, एक्विजिशंस जो यूपी गवर्नमेंट ने किया, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो सब तो 67 एकड़ तक फैल गया। बट जो सूट शेड्यूल था वो 1470 गज का था, उतने ही फाइनली जगह पर। 1470 गज की लड़ाई और है। उसमें इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड का पार्टीशन हो रखा था। हाँ। उसका ही इतने ही जगह का डिस्प्यूट था। तो 1885 के जजमेंट जो थे उसमें ये माना गया है कि आउटर कोर्टयार्ड जो है 780 गज जो बाहर का है उसमें जन्मस्थान माना गया। सो वो अनडिस्प्यूटेड रह गया, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि 1885 जजमेंट ये बोलता है। तो जिलानी साहब का भी गज तो ऑलरेडी तो मुक्त हो फिर गया वो। बात ये आ गई है कि अब ये 1480 गज को आप आधा आधा बांट सकते हो या एक इंटीग्रल पार्ट है। इनफैक्ट दोनों साइड ने उसको बोला कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है। और 1885 में भी कोई वैसा डिमार्केशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त हिंदू सिर्फ बाहर में पूजा करते थे। इसलिए सुन्नी बोर्ड ने ये आर्ग्यू किया था, क्योंकि क्यों नहीं करते थे अंदर, क्योंकि वहां पे रेलिंग से उनको रोक दिया गया था आर्टिफिशियल तरीके इसलिए से, जाना बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया। तो ऐसा नहीं था कि 1885 ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया। पर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। हाँ। वो गुंबद जो हमने देखे, हाँ जी, पूजा उसके अंदर होती थी? पूजा उसके नीचे भी होती थी, सेंट्रल डोम के नीचे ही होती थी, नीचे ही जाते थे। सेंट्रल डोम के नीचे। माय पेरेंट्स आर विजिटेड, तो उनको यही बताया जाता था, क्योंकि रामलाला अंदर थे। सेंट्रल डोम के अंदर पूजा हाँ, होती थी। हाँ होती थी। तो फिर नमाज नमाज बंद हो गया नहीं ना। थी, नमाज तो कभी हुई नहीं थी वहां, वही तो है। और जब गिलानी साहब से पूछा गया तो कोर्ट में उन्होंने बोला कि ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं। और जो इंजंक्शन 1950 में पास हुआ ऑर्डर, वो यही बोलता है ऑन द बेसिस कि दे आर 40-50 अदर मॉस्क अराउंड, सो द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज कि आप यहाँ पे रामलला की पूजा होने दें। वही बैलेंस बिटवीन राइट्स है। तो पूजा उस गुंबद के नीचे होती थी ऑल थ्रू आउट। और अगर वो रेलिंग बनाया क्यों गया था, ताकि आप पूजा उसके अंदर जाके ना कर सकें। अच्छा। और फर्दर राइट्स ना हो, इसलिए बोला गया कि ठीक है ये जन्मभूमि तो है ही, तो आप जन्मभूमि की पूजा करते हो आप करो, परिक्रमा करते हो करो, लेकिन अंदर में ये बोलते हैं मस्जिद है, इस इमारत के अंदर मत जाओ, इस इमारत के अंदर ना जाओ। लेकिन उसके बाद भी निहंग सिख गए और लोग हमेशा करते रहे। निहंग सिखों का क्या इसमें रोल है? 1858 में पहला FIR हुआ था, जब कुछ निहंग सिंह उस बाउंड्री को ब्रेक करके, उसको माना नहीं उन्होंने और वो चले गए अंदर और कोयले से राम नाम लिख दिया।
उस पर FIR हुई, शीतल दुबे वहाँ के थानेदार थे, रिपोर्ट आई, निशान साहिब भी उन्होंने लगा दिया था। उसके पहले एविडेंस कोर्ट के सामने डाला गया था कि गुरु नानक देव जी जन्मभूमि का दर्शन करने गए थे, तो निहंग सिख गए, राम नाम तो उन्होंने उन्होंने कहा ये हमारे लिए भी पवित्र स्थान है। बिल्कुल है, बिल्कुल एक और स्टेक होल्डर है अब। बिल्कुल है। और उनका ये था कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं नमाजियों को अच्छा, शंख बजा के। ओके। तो अब उनके नमाजी खिलाफ कहाँ है पर? FIR वो पर ये नमाजी कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार। नहीं, नमाज हो रहा था 1857 के बाद उनका तब हो रही थी। हाँ, अब तब मैं- केसेस हो अब रहे जो मैं थे। जिज्ञासा मेरी है वो 1934 यही है आप वकीलों से कि अब 1857 के आसपास नमाज हो रही है, ये कहाँ हो रही थी? गुंबद के अंदर हो रही है? हाँ, वो लोग शुक्रवार को आके करते थे, ये लोग पूजा भी करते थे। हाँ। तब जाके कोर्ट यार्ड्स को पार्टीशन करना पड़ा, क्योंकि ऐसा law उन्होंने and order कहा, issue कोई है। एविडेंस नहीं है। अच्छा, यही तो मैं पूछना चाह रहा All हूँ कि throughout. उस गुंबद के अंदर जो हमने गिरता देखा, उसके अंदर पूजा भी हुई है, उसी के अंदर नमाज भी चली है, एक वक्त ऐसा भी रहा है। 1934 to 49 के बीच में हुआ है। पर आप कह रहे हैं कि उसका सबूत नहीं है। हाँ, उस पर देखिए ना, इसमें आपको क्रोनोलॉजी इस तरीके से समझनी होगी। 1857 में पार्टीशन हो गया, उसके बाद हिंदुओं को रोका गया, कोई वहां नमाज पढ़ने जाता नहीं था, जैसा अब कोर्ट के वर्डिक्ट में है 1934 तक। 1934 के बाद प्रूफ है। तो जब ब्लॉक कर दिया गया तो हिंदूज कैसे जाएंगे, राम भक्त कैसे जाएंगे? जो लोग किसी तरीके से, जैसे निहंग सिंह चले गए, बाकी चले गए, वो होता था। बाकी लोग आते थे सेंट्रल डोम के नीचे, अपनी आस्था के प्रतीक में हाथ जोड़ते थे, पूजा करते थे, झुकते थे, परिक्रमा करते थे उस पूरे स्ट्रक्चर का। 5 कोसी भी, 14 कोसी भी, इस तरीके से होता था। तो क्या आपका अगर सवाल है कि क्या कभी नमाज हुआ, तो हाँ, और पूजा हुई तो पूजा काफी समय तक हुई। अब तो खैर मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ बाहर पत्थर हैं जिनको लेकर लोगों में बड़ी जिज्ञासा है कि ये क्या वही पत्थर है निकले हुए जो नीचे से ASI के एक्सकेवेशन में निकले थे? मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों के अंदर जो इतिहास से जुड़े लोग हैं, मैं धर्म से अलग बता रहा हूँ, उनके अंदर ये जिज्ञासा है कि वो पत्थर हमें देखने को कैसे मिलेंगे जो इस एक्सकेवेशन में निकले होंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अब हम तो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ट्रस्ट के लोग ही बता पाएंगे कि शायद हमें जो जानकारी मिली है कि वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनने बनने वाला जिसमें ये सारे चीज़ वहाँ पे रखे जाएंगे, जो लोगों को शायद देखने को मिलेगा जब वो म्यूजियम तैयार हो जाएगा। ये बताइए, ये इतना इमोशनली चार्ज्ड मामला था इधर से उधर से, और जो उसमें रोल प्ले कर रहे थे उन्हें भी पता था कि अभी बाहर निकलेंगे इसके बाद तो मीडिया भी है, और उसके बाद अगले दिन अखबार भी छपेंगे और बाहर लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी। कभी अंदर भी ऐसा माहौल बना जब आपको ये लगा हो कि भाई अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है? मतलब कभी किसी ने मर्यादा तोड़कर भी बात की हो? मर्यादा तोड़ने की बात तो नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सब अपने गरिमा में रह के बात कर रहे थे। कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है, जैसे कुछ बोल दिया जाता है और फिर अपोलोजाइज कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन है। तो जज भी समझते हैं कि ये दिस इज़ एक ह्यूमन टेम्पर या फिर लूज ऑफ टेम्पर होता है मोमेंटरीली। बट एक मोमेंट मेरे को जो डिफाइनिंग मोमेंट लगा मेरे लिए, जब धवन साहब आर्ग्यू कर रहे थे एंड वाज वेरी वोसिफरस, और ये कह रहे थे कि वंस ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद, तो उनका बहस रोक के चंद्रचूड़ साहब ने पराशरन जी को पूछा, आप क्या इसका क्या जवाब दोगे, वंस ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद? तो हम सबको 1 मिनट के लिए सांस अटक गई थी कि अब इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और हीट ऑफ द मोमेंट में ये सवाल आ जाता है। तो पराशरन जी अपने 92 साल की उम्र में घुटनों के दर्द वगैरह से धीरे से उठे और कोर्ट को देख के बोला कि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, और बैठ गए। सो मतलब कोर्ट में तालियां नहीं बजी, लेकिन लोगों के चेहरों पे जो वो रेस्पॉन्स दिखा था, दैट वाज सम मोमेंट आई कैन रिमेंबर एज वन मोमेंट ऑफ दैट हियरिंग। वो उस समय कैसे उन्होंने ये बात बोल दिया, कितने आराम से उठ के बोल के बैठ गए, क्योंकि हमारा तो आस्था वही है। शायद एक समय जब गरिमा टूटी थी, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब ने भी बोला, फाइनल हियरिंग के दौरान नहीं, उसके पहले जब 2 बहुत बड़े भारत के वकीलों ने वॉकआउट किया था कोर्ट से कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप अगर सुनेंगे ही केस को तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। इसलिए नहीं कि आप हमें सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप केस सुन रहे हैं और सबको सुन रहे हैं, इसलिए अभी हम वॉकआउट कर देंगे। सुनवाई नहीं होना चाहिए, सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सुनवाई रोकने के लिए वॉकआउट की गई। फिर कोर्ट क्यों बैठी थी? लोग ये कंप्लेन करेंगे कि कोर्ट में तारीख पे तारीख होता है, डिले होता है, तो सुनवाई होनी चाहिए। अब सुनवाई हो रही है, इसके प्रोटेस्ट में लोग वॉकआउट कर गए। धवन साहब बिल्कुल नहीं थे उसमें। धवन साहब एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लॉयर्स ऑफ द कंट्री हैं और बहुत ही ज़्यादा
विद्यावान और हर ये बहुत तरीके से कमाल का competent। उदाहरण नहीं है इंडियन जुडिशरी को लेकर, जो दुनिया को शायद, मुझे नहीं पता कैसा संदेश देगा नहीं देगा, आप बताइए, कि इधर से मुकदमा लड़ रहे थे जो लोग, उनका भी आपने नाम तो लिखा ही है सबका, लेकिन जो उधर से लड़ रहे थे, जो इस बात को स्थापित कर रहे थे लीगली कि वहाँ मस्जिद थी और वहाँ नमाज होनी चाहिए, उसमें 2 प्रमुख वकील हिंदू हैं, दोनों का अपना नाम लिखा है। जी बिल्कुल नहीं। मेरे ये कैसे होता है? नहीं, हमारे लिए एक केस लेने के बाद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, एक सिस्टम हमारा बना हुआ है, एजुडिकेटरी प्रोसेस जो है, 2 लोग अपने अपने पक्ष रखेंगे और जज साहब को डिसाइड करना होता है। सो वो एक प्रोफेशनल रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर आप जब प्रोफेशनल रोल में आते हो, एक आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होता है। जैसे आप संकट वो भी तो है। नहीं, आजकल संकट नहीं हिंदुस्तान होता में है। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, वो मैं समझ सकता हूँ, हमें मालूम है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप समाज के बीच में जाते हैं तो लोग उतना निष्पक्ष होकर उस तरह नहीं सोचते। यहाँ तो निर्भया का मामला था, आपको याद होगा, उसमें ये बात हुई कि भाई कोई बलात्कारियों का केस कैसे लड़ सकता है, हालांकि केस लड़ा भी गया, हारा भी गया। कसाब का मामला है, उसमें तो कोर्ट ने ही वकील दिया कि भाई करिए, तो ये तो दोषी भले ही हो, लेकिन फिर वकील लड़ा, उसकी सज़ा कम कराने के लिए लड़ा, क्योंकि जुडिशरी में ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना वकील के तो फैसला नहीं होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि समाज में भी तो जाता है ना वकील, समाज का भी अंग है। तो ये मैं नहीं मतलब मैं क्या समझूंगा, आप बेहतर बताएंगे, कि वो हिंदू हैं दोनों, उनके पास मुस्लिम पक्ष भी पहुंचा होगा कभी कि भाई आपको लड़ना है केस, उन्होंने भी नहीं सोचा कि हम हिंदुओं को अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं। आप लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो तब भी नहीं सोचना है कि भाई ये कोई रिलीजन इसमें आड़े आएगा क्या। नहीं, हमारे लिए तो काफ़ी आस्था की बात थी, उसमें कोई शक ही नहीं है। पराशरन जी हो या जो भी हमारे जो लॉयर्स थे, सब आस्था के साथ लड़ रहे थे कि ये राम जन्म स्थान है, क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे। उनके लिए एक प्रोफेशनल ब्रीफ था। लेकिन आपको अगर उधर वाले लोग साइन करते फिर क्या था? तो शायद हम एक्सेप्ट नहीं करते जब आप परसुएडेड नहीं हो कॉज के लिए। नहीं कर सकते, आपको वो फ्रीडम है कि आप एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि आप जब एक्सेप्ट करते हो आपको उसके साथ जस्टिस करना होगा, अपना धर्म निभाना होता है। वकील धर्म की वकील धर्म है कि आप जो एक्सेप्ट करते हो उसके पक्ष में। नहीं, क्यों, मेरी जिज्ञासा है वकीलों को नहीं, मैं लेकर, इसीलिए मैं जवाब पूछ दे रहा हूँ। नहीं, ये जवाब देना जरूरी भी हाँ। है। जब आप एक ब्रीफ एक्सेप्ट करते हो तो कानून के दायरे होते हैं, प्रोसीजरल लॉस होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ होते हैं और एविडेंस लॉ होता है। उसके दायरे में रहते वो आप लड़ सकते हो, आप बिल्कुल लड़ सकते हो और वॉकआउट करेंगे, या फिर आप कोर्ट को ब्राउबीट नहीं कर सकते हो। बाकायदा इज्जत के साथ, तरीके के साथ, पूरा जान लगा के लड़ेंगे। मतलब कोर्ट अगर कहे कि आप जिस पक्ष से लड़े, आपको उसके विपरीत पक्ष से लड़ना है, नहीं होता है, कई बार होता है ना? जब कोर्ट को लगता है कि आपको अच्छा असिस्टेंस दूसरे साइड से नहीं मिलता। मेरे साथ हुआ है कि आप दूसरे तरफ के भी जजमेंट लेकर आके दिखाइए, क्योंकि हमें वो असिस्टेंस मिल नहीं रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है कि कोर्ट को सच्चा लीगल पोजीशन बताए और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में फैक्ट्स भी बताए, एंड देन कोर्ट को परसुएट करने की कोशिश किया जाएगा। उसमें आपकी आस्था होना जरूरी नहीं है। नहीं, आस्था की जरूरत नहीं है। आप भाई वकील, धर्म है, कोर्ट होता है, अपना धर्म है। धर्म वकालत धर्म, रिलीजन नहीं है। हमारा धर्म जो है अपने प्रोफेशन के प्रति है, विधि का धर्म, विधि का धर्म है। जो इस केस में एक्सपोज हुआ है कि हिस्टोरियंस अधर्मी थे जो हिस्ट्री लिख रहे थे, वो इंटेग्रिटी के साथ नहीं काम कर रहे थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आए और जो उनके वहाँ कुछ, ऑब्वियसली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हम केस की बात कर रहे हैं, वो जनरलाइज बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर देखिए, इतना ये केस मतलब अब जब 200 साल बाद, 300 साल बाद पढ़ा जाएगा, अगर दुनिया रही, सभ्यता रही, इसीलिए लिखा है किताब। हाँ, बहुत अच्छा, ताकि भूल ना जाए लोग कि ये वापस आए कैसे। हाँ, कितना, अरे भाई इतना जटिल मामला सब कुछ। पर मैं देख रहा हूँ कि इधर से आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम लॉजिक के साथ भी हैं, लीगलिटी से मजबूत हैं, और हम आस्था के साथ भी हैं। उधर जो वकील खड़े हैं वो धर्म से तो हिंदू ही होंगे, मुझे नहीं पता, नास्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो शायद आस्था के साथ तो, मतलब धार्मिक आस्था के साथ तो नहीं लड़ रहे होंगे। जजों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जजों में 4 हिंदू थे, 1 मुस्लिम था। मैं समाज के सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे मालूम ही है कि जब आप उस जगह बैठते हैं तो फिर वहाँ का धर्म निभाते हैं, लेकिन जो हम जैसे बाहर से लोग देखते हैं तो कभी ना कभी जहन में सवाल आता है, स्वाभाविक है, कि कैसे आप असंपृक्त होकर कैसे फैसला सुना पाते हैं? ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आपने एक संवैधानिक ओथ लिया हुआ है, और जहां आप बैठे हो, हाई कोर्ट का मोटो है सत्यमेव जयते, और सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस् ततो जया। तो वो गाइडिंग लाइट्स की तरह वो काम करते हैं, और हमारे जज काफी ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप क्वेश्चंस देखें किस जज ने क्या पूछा है। ये बुक
मतलब फर्स्ट है जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा है एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जजेस ने पूछा है और उसके एग्जैक्ट आंसर्स। आप देखेंगे कि धर्म से ऊपर उठ के सभी जज हिंदू साइड से भी पूछ रहे हैं, और क्योंकि आपने ये सवाल पूछा इसलिए ये बताना ज़रूरी हो गया है। जस्टिस नज़ीर पूछ रहे हैं कि अगर आपने कहा कि ये मस्जिद नहीं थी, पहले तो केस था मस्जिद का, उसके बाद केस बन गया ईदगाह का, हाँ ये भी एक बात आई थी। राइट। तो जस्टिस नज़ीर ने पूछा भैया यहाँ पे फिर इमाम के बैठने की जगह कहाँ है? ठीक, तो वहाँ पे तो देखिए क्या होता है, जब रिकॉर्ड्स हो गए ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड, तो आप कितना सब्जेक्टिव हो पाएंगे। जब एविडेंस की बात आ गई, लोगों ने बोला, जो लोग अभी जीवित हैं, हालांकि फिर से मैं बोलूँगा ये केस ऐसा है जिसमें जीवित लोगों का एविडेंस है, जो जीवित नहीं है उनका भी एविडेंस है, लेकिन कटघरे में सिर्फ जीवित लोग आए, वो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे रुक गई कोर्ट। तो जो जीवित लोग आए उस वक्त के, उन्होंने भी बोला, पॉइंट किया कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें, तो ये ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से, तथ्य के हिसाब से होती है। कुछ लोग बोलते हैं ये फेथ के हिसाब से हुआ, चलिए फेथ नॉन ऑब्जेक्टिव है, बट प्रैक्टिस ऑफ फेथ ऑब्जेक्टिव है, परिक्रमा ऑब्जेक्टिव है, जो हाइफन थाइलर ने देखा वो ऑब्जेक्टिव है, जो विलियम फिंच ने देखा वो ऑब्जेक्टिव है, जो अंग्रेज़ों ने अपने गैजेटियर्स में डाला वो ऑब्जेक्टिव है, जो वहाँ के मुस्लिम रेजिडेंट्स ने बहुत ही ईमानदारी से, और फिर से मैं बोलूँगा बहुत श्रद्धा है हमारी उनके प्रति, उन्होंने जो आके बोला वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नहीं क्या है? जब हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट बन के आर्कियोलॉजी पढ़ाना शुरू करते हैं, वो नहीं है ऑब्जेक्टिव। के मोहम्मद साहब ने बहुत बार बोला, ये 1980 से शुरू हो गया था, जब के मोहम्मद ने पहली बार उनको टेक ऑन किया। ये हमारी बुक इवेंट में जब वो आए हुए थे तो हमें उन्होंने पूरा बताया, पूरा विस्तार से। तो फिर ये नॉन ऑब्जेक्टिव है। तो जजेस ऑब्जेक्टिव हैं, जजेस वो डिसीजन देते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे, एविडेंस पे, वो फिलोसफर्स नहीं हैं। वो हो सकता है फिलोसफर्स भी हों, पर जजमेंट आती है ऑब्जेक्टिविटी पे, और ना ही वो हिस्टोरियंस है जो एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन हिस्टोरियंस ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए होंगे जो अभी भी उनकी आइडियोलॉजी को चला रहे हैं। हिस्टोरियन से बहुत शिकायत है आपकी, मैं देख पा रहा हूँ इस वन पॉडकास्ट सेट में। ऑफ हिस्टोरियंस। हाँ ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उस केस में कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी नहीं आए क्या जिनको आपने पसंद नहीं किया हो? आए थे दोनों तरह के हिस्टोरियंस आए थे। बहुत मजेदार है ये, बहुत अच्छा हुआ आपने ये पूछा। राइट, तो हिस्टोरियंस आए, उन्होंने जब शुरू किया नेशंस रिपोर्ट टू द नेशन ऑफ द 4 हिस्टोरियंस, उसमें से एक भी व्यक्ति अयोध्या नहीं गए थे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने। बीबी लाल के समय जो एक्सकवेशन हुआ था, किसी ने नहीं देखा, किसी ने वहाँ जाके रिसर्च नहीं किया, आर्कियोलॉजी की किसी को समझ नहीं, आर्किटेक्चर की किसी को समझ नहीं। वो प्लेन एंड सिंपल हिस्टोरियंस थे। कुछ उसमें से संस्कृत जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, कुछ आर्कियोलॉजी जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, और हाँ, कुछ जो जानते थे पार्ट है अलग अलग। हाँ, कुछ जब जानते थे उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो बोलते हैं हम भूल गए। फिर उन्होंने बोला लाइम सुर्खी आई है, ये हिंदुस्तान में आई नहीं थी पहले, ये इस्लामिस्ट लेके आए हैं, तो ये 12 सेंचुरी के बाद कुछ भी हुआ है यहाँ। फिर जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो वो बोलते हैं लाइम सुर्खी इंडिया में 3rd-4th सेंचुरी में थी। फिर जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो बोलते हैं वी डोंट हैव एनीथिंग टू से, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ASI के खिलाफ रिपोर्ट में कुछ नहीं बोलता, मानते हैं ये सही है। सूरजभान जी बोलते हैं मानते हैं ये टेम्पल का है। वो 4 हिस्टोरियंस में से एक थे। जब सब कुछ मानना ही था एविडेंस देखने के बाद, तो हिस्टोरियंस को नेशन को रिपोर्ट देने के बाद भी पहले भी थोड़ा पढ़ लेते, तो क्या देश में शांति होती? कोर्ट के पास इतना समय होता है कि वो एक्सपर्ट्स को सुनती हैं, या फिर पहले से रिपोर्ट्स हो जाती हैं, वो बाद में देखती हैं, ऐसा कुछ हो? ये ट्रायल जो हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, तो ओरल डिपोजिशंस और क्रॉस एग्जामिनेशंस रिकॉर्ड किए गए थे, वहाँ हो चुके थे, और वो ये अपील में था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील चल रहा था, जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बन चुके थे, जो एग्जिबिट्स ऑलरेडी मार्क हो चुके थे, नए सबूत आ नहीं सकते, कुछ नया सबूत आ नहीं सकते, नया यहाँ नहीं आ सकता था। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट भी जो ASI का दिया गया था, तो CPC के प्राविधान है, कोर्ट एक कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है जब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो उस प्राविधान के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ पे एक्सकवेशन का ऑर्डर दिया गया था। उस रिपोर्ट को जो प्रोसीजर में चैलेंज करने का था वो भी अवेल नहीं किया गया था, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया उस रिपोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए, तो फिर कोर्ट ने पूछा कि भाई आप तो प्रोसीजर जानते हो, तो पूरा प्रोसीजर है ऑर्डर 26 का CPC में,
तो उस प्रोसीजर को फॉलो क्यों नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं। आप परमिशन दे दीजिए, हम कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो मेरे हिसाब से क्या था, मैंने जैसे कहा कि एक स्टेक होल्डर जो इनविजिबल था, जिसका एथिज्म वाज हिज फेथ एंड सोशल व्हाट यू कॉल फिजर्स क्रिएट करना उनका ऑब्जेक्ट और मेथोडोलॉजी है, वो नहीं चाह रहे थे कि ये केस खत्म हो। और देखिए, आप एक्सपर्ट को क्यों नहीं क्रॉस एग्जामिन करते हैं? इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो और साफ कर देगा चीज़ों को, क्योंकि उसने तो अपने एक्सपर्ट लैंग्वेज में लिख दी। आप उससे आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने से तब डरते हैं या नहीं करते हैं जब आपको डर लगता है वो सिंपल लैंग्वेज में बात को बिल्कुल साफ ना कर दे। तो कौन, क्योंकि आप एक्सपर्ट है नहीं, आप एक्सपर्ट, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आई है, आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, अब कुछ चीज़ लिखने में छूट गया या टेक्निकल लैंग्वेज में आ गया, कहीं उसको उन्होंने सीधे लैंग्वेज में समझा दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मुसीबत। तो स्मार्ट एडवोकेसी ये भी है कि आप कि जाने जो आया आपको चुप रहो। कितना सवाल पूछना है, किससे पूछना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या आप पूछ रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पूछना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडवोकेसी है। तो भाई साहब जोली एल भी मत देखो, आप किताब पढ़ो, मतलब वो भी देख लो, पर इसमें बारीकियां समझ में आएंगी। दुनिया अलग है वकीलों की। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई केस इतना मुश्किल और इतना लंबा केस, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, इतना जटिल मामला, उसमें आप लोग वहाँ खड़े थे। खैर आपने तो, अब देखिए कोई सहमत हो असहमत हो फैसले से, अब ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप लोगों ने इतिहास बनते देखा है, इससे तो कोई असहमत हो नहीं सकता। पर मुझे ज़रा उन साहब के बारे में ही बताइए जिनकी अगुवाई में आपने केस लड़ा, उनके बारे में आपने बहुत किताब में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, एकदम फैन बॉय लग रहे हैं आप उनके। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन मैं पराशरन जी की बात कर रहा हूँ। उनकी बहुत लंबी फैन क्लब है। तकरीबन 28 साल की मेरी प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी बड़े बड़े वकीलों के साथ काम किया हुआ है। मेरे 99 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत है। तो मैंने इनकी तरह जो प्रैक्टिस करते हैं वैल्यूज़ पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसा मैंने नहीं देखा। सो फॉर मी दिस इज़ अ रोल मॉडल, ए स्टेट्समैन, ए जूरिस्ट। मेरे ख्याल से नानी पालखीवाला को तो मैंने देखा नहीं है, उनका लेकिन पढ़ा है मैंने किताब, एंड आई एम एक्चुअली वेरी इंस्पायर्ड बाय नानी पालखीवाला बिकॉज ही इज़ वन senior advocate, jurist, statesman who took pride in his Indian identity, his Indian cultural heritage, and India's civilizational identity. I did not find that passion again until I saw Parasranji at that level, where he would come forward and speak proudly about Sanatan, civilization, and also practice values and still be within the four corners of the permitted area of practice ethically. So that's the fanboy moment obviously, and to work with someone, live with him, and then आप एक आदमी के साथ 20-22 साल काम करते हो, तो आप सारे पहलू देख ही लेते हो। और उनका जीवन कोई आसान नहीं रहा है। एक गैरेज से उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की थी। उनका पहला ऑफिस था एक पेड़ के नीचे 2 कुर्सियां। पैसे नहीं होते थे, वकीलों का होता है। हाँ, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो बहुत बार अकेले में वो बताते थे, जब खास करके जब उनकी वाइफ नहीं रही श्रीमती सरोजना पराशरन जी, तो पैदल चल के जाना कोर्ट तक, क्योंकि बस का किराया नहीं अफोर्ड कर सकते थे। वैसा व्यक्ति देश का सबसे सम्मानित वकील बने और 92 साल की उम्र में वो केस लड़ रहे थे। और हाँ, और बिल्कुल 92 साल की उम्र में, और उस वक्त उनको ग्लोकोमा था और हेल्थ चैलेंजेस थे, खड़े होने में प्रॉब्लम। उस एज में अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपको बुखार हो जाता है, तो बहुत बार वो रज़ाई के अंदर, बिकॉज बुखार में आपको थोड़ी सर्दी भी लगती है, रज़ाई के अंदर रहते थे। उनकी असिस्टिंग टीम पढ़ती थी, वो जब थोड़ी देखने में प्रॉब्लम होती थी तो वो मेंटल नोट्स लेते रहते थे। तो उस लेवल का डेडिकेशन है, कमिटमेंट। इतने प्रेशर में भी मैंने देखा है, इस मुल्क के बड़े बड़े जो पहुंचे वकील हैं सबने लंबी उम्र जी है। इतने प्रेशर में भी बढ़िया उम्र जी कर गए। ये क्या कोई मतलब राज है? मैं पॉडकास्ट बिल्कुल क्या है उन ये? जमाने के वकीलों का तो मेरे ख्याल से उनका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल था। हाँ, मतलब मैं राम जेठमलानी भी देख रहा हूँ। मैं उनका बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपने किताबें पढ़ी है ना, शांति भूषण जी, सोली सोराब जी, फरीना जी। हाँ, लाइफस्टाइल में काफ़ी डिसिप्लिन इज व्हाट दे फॉलोड अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स और देयर स्लीपिंग हैबिट्स और देयर वॉकिंग या जो भी फिजिकल कसरत करते थे, बहुत डिसिप्लिन्ड होते थे और वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्टिमुलेटेड थे। वंस यू आर इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड, so your brain is functioning at its highest, so automatically the body is also in alignment.
except the aging factor, they were all amazing and they were so focused in life. So I think that's probably one thing which kept them going because their love for the work. उन लोगों को देख के लगता है कि ये होती है वकालत, इतनी मुश्किल होती है और इतना सम्मानित पेशा है। अच्छा सर, ये बताइए, कुछ लोग बहुत संतुष्ट थे जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। मैं मीडिया में ही था शायद, तो मैं सड़कों पे घूम रहा था, बड़ा उस दिन नोएडा में सब बंद था, तो सबको घबराहट थी, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन फैसला आया और कुछ लोग सहमत थे, ज़्यादातर लोग सहमत थे, मतलब जो मैंने आसपास देखे बोले हाँ ठीक हो गया, बट गया 3 हिस्सों में। फिर क्या हुआ कि तीनों पक्ष असहमत थे, लेकिन क्यों नहीं सहमति बनी? तीनों पक्षों ने पूरे एरिया का वाद किया था, कोई अलग अलग डिवीजन नहीं था। शुरू से ही उस एरिया को एक कंपोजिट यूनिट माना गया था, अलग नहीं था वो। सभी एरियाज ने माना था, और अगर जन्मभूमि है तो उसका डिवीजन भी नहीं हो सकता है। तो तीनों पक्षों में जो मुख्य पक्ष थे, एक ही चीज़ कॉमन था कि इस एरिया का डिवीजन नहीं हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब डिफ़िकल्टी हुई, लोगों को परेशानी हुई सुन्नी बोर्ड को अपना केस आगे बढ़ाने में, तब एक नया लाया गया कि इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड को आप विभाजित करें। अच्छा। उस ज़मीन को विभाजित करें इनर और आउटर कोर्टयार्ड में, क्योंकि वो रेलिंग बना दी गई थी। उसके बाद से हिंदुओं का वहाँ जाना बंद हो गया था, पर आस्था तो नहीं खत्म हुई थी। ये इशू था। और निर्मोही अखाड़ा ये कह रहा था कि हम चूंकि यहाँ सेवा करते रहे हैं पूरे परिसर की, तो हमें पूरा ही दो आप। बिल्कुल। तो उनका पक्ष ये था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनका पक्ष में दिक्कत ये आ गई कि वो फोकस ज़्यादा था कि हम मैनेज करेंगे बाकायदा, लेकिन कि पूजा पाठ या फिर उस जगह के अस्तित्व से ज़्यादा उनका मैनेजमेंट का फोकस ज़्यादा था रखरखाव उनके केस में। तो फिर इस विषय पे काफ़ी बहस हुई है कि आपको ये जगह बिलोंग्स टू अस इज़ हाउ दे वर प्लीडिंग। तो ये बिलोंगिंग क्या होता है? जब कोर्ट ने ये सवाल पूछा, अगर रामलला ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से आओगे? तो आपका बहस जो है रामलला के खिलाफ जा रहा है। ये भी बहस हुआ था। वो एक तरह के एक कैट एंड माउस चल रहा था कि ये निर्मोही अखाड़ा कभी रामलला की तरफ से कुछ बहस करे और कुछ लगे कि ये वक्फ बोर्ड के फेवर में चला जाएगा, जो बहस वो कर रहे थे। वो भी एक सिचुएशन था बीच में। तो काफी हमें जटिल था। तो वो जटिल था, लेकिन फाइनली दे रिकंसाइल्ड दैट रामलला के साथ ही है हम। फाइनली दे क्लैरिफाइड देयर पोजीशन। आपकी टीम में इस बात पर कुछ सहमति असहमति की बात भी हुई थी क्या, कि राम जन्मभूमि को जो है किस तरह देख रहे हैं, ज्यूरिस्टिक एंटिटी के तौर पे ट्रीट करें, बहुत क्या करें? ये बहुत थोड़ा सरलता से समझाइए। बहुत असहमति हुई थी। एक इसको आप इंटेलेक्चुअल ब्रॉल बोल सकते हैं, डिस्कशन के बियॉन्ड। हाँ। कि बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हाथापाई थी कुछ था। क्या देखिए, हमें जिस तरह से हिंदुस्तान में हमें एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि कुछ भी धार्मिक चीज़ों की आप बात ना करें। जैसा श्रीधर जी ने बोला, एक कॉन्वेंट एजुकेशन और बाकी चीज़ कि आप बात ना करें, टीका लगा के ना जाएं, या ऐसी चीज़ें कह रहे क्यों लगा रखा है तुमने। कुछ स्कूलों में हाथ में अगर आप मौली बांध के जाते हैं तो वो खुलवा लिया जाता है। तो वो एक मेंटालिटी थी। हुआ कि जब लैंड डिस्प्यूट है तो रिलीजन की बात क्यों की जाए। तो उसका जवाब ये था कि ये जो केस है वो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का है, कि हमने वहाँ पे प्रैक्टिस किया। ये राम जन्मभूमि है, हमारी आस्था है, जिसको हमने जिया। वहाँ पे हम परिक्रमा करते रहे, पूजा करते रहे, आस्था करते रहे। तो अगर हम बोलते हैं कि राम जन्मभूमि एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो उसके थ्रू हमारे लिए और रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ फेथ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और क्योंकि ये सवाल किया गया था कोर्ट के द्वारा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में किया, तो जब सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर से पूछा गया कि ये ज्यूरिस्टिक पर्सन पे आपका क्या कहना है, तो फिर वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया कि हिंदुस्तान में कितनी तरह की मंदिरें हो सकती हैं, किस किस चीज़ की पूजा हो सकती है। जैसे एक मंदिर जहाँ बुलेट की पूजा होती है, उसका उन्होंने उदाहरण दिया। एक मंदिर जहाँ चूहों की पूजा हो सकती है। तो हिंदुस्तान में दिव्य क्या हो सकती है, इससे बहस शुरू हुआ, और उससे हिंदुस्तान की सोच बाहर निकल के आई, टेस्ट ऑफ इंडियननेस बाहर निकल के आई। एंड जो ऑल थ्रू आउट जो ब्रिटिशर्स ने भी फॉलो किया, टेस्ट ऑफ इंडियननेस, वो चीज़ें बाहर निकल के आई, और एक बहुत खूबसूरत तरीके से वो प्रेजेंट हुआ। और मैं उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग नहीं था। ईश्वर से एक यही थोड़ी खेद वाली प्रार्थना है कि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग होती तो इतने बड़े भारत के विद्वान दो, श्री पराशरन जी, वैद्यनाथन जी एक तरफ, और दूसरे तरफ राजीव धवन,
ये चीज़ पूरे भारत को देखनी चाहिए थी कि भारत में दिव्य क्या है, दिव्यता क्या होती है। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई होगी इसकी, उस वक्त नहीं हुई थी, केस की नहीं हुई। उस वक्त नहीं हुई थी। नहीं, कोर्ट रिकॉर्डिंग्स नहीं थे उस समय। Allowed नहीं कोविड के बाद जो है हाँ, वीडियो हाँ। कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का शुरू हुआ था, उस समय नहीं था। इंटरनल उनके लिए ना खुदाई की हुई थी रिकॉर्डिंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो खुदाई हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। वहाँ 2 हायर जुडिशियल सर्विसेज के जजेस थे, वहाँ पे उस वक्त दोनों धर्मों के मजदूर थे, ऑफिशियल्स थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हुई। शायद इसीलिए लोगों ने सवाल नहीं किया एक्सपर्ट हाँ, से। उस पर नहीं हुआ उतना। भगवान राम के वंशजों की भी पहचान की कोई बात निकली थी क्या? क्योंकि ये तो बहुत लोग भी कहते थे कि जिसका झगड़ा है पता तो करो, उसके वंशज तो हैं। एक सवाल आया था लेकिन वंशज तो हर आदमी है। नहीं, जस्टिस बोबडे साहब ने ये सवाल पूछा था, हाँ, तो फिर उसके वजह से हमारा रिसर्च बढ़ गया। एक संडे के सुबह मैं पराशरन जी के पास बैठा हुआ था, तो भूपेंद्र यादव जी आए हुए थे, तो वो कालिदास के रघुवंशम में जो है राम जी के वंशजों का रेफरेंस आता है। तो वो बातचीत कर रहे थे, मैं सुन रहा था। जैसे मैंने कहा कि मेरे इस मैटर में उनको बुलाने का भी ये कारण शायद था, तो मैंने थोड़ी देर सुना चाहा कि आप कालिदास की रघुवंशम की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो किताब ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा तो मेरे पास तो है, मैं लेके आ जाता हूँ। तो फिर वो किताब मंगाया गया और मेरे एक कोलीग है शिवानी, उसको बोल के एक फैमिली ट्री बनवाया राम जी के ऊपर और नीचे का पूरा रघुकुल का। उसके बाद शायद राजस्थान से कहीं से किसी बहुत का जगह से पब्लिक claims स्टेटमेंट आया था कि हम कुश के वंशज है या लव के उसका वंशज क्या है, हुआ इस हमें तरह नहीं से। पता, नीदर नेगेटिव वो नॉट जरूरत नहीं पड़ी। वो नो उसकी जरूरत नहीं नहीं, पड़ी वो कोर्ट भी में। अपने गरिमा में रहते हुए वो क्लेम करना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि मुसीबत हो जाती फिर। मुसीबत होती है। और अगर जमीन का झगड़ा है, फिर कई राज परिवारों का तो कहना है कि नहीं, हम तो हैं। इत्तेफाक से तो मुगलों के वंशज तो आए थे हाँ। कि हमारा है करके सुप्रीम कोर्ट हाँ, में। हाँ, बिल्कुल। वो भी एक लाइटर मोमेंट था वो कोर्ट लाल में। किले पर था। नहीं, और अयोध्या में हिंदुस्तान भी में आया तो- था, अयोध्या में भी आए थे, अयोध्या वाले में भी पहुंच गए थे। पहुंच और गए थे। हिंदुस्तान के तो राष्ट्रपिता भी ही राम करते थे, तो हिंदुस्तान में नहीं, सब अब तो कैसे राम के ही चुनोगे? हैं। हाँ, प्रॉब्लम बहुत ये के। है ना जो कि भी चाहता है राम का होना, राम वो किसी की राम का हो जाति के जाता है। नहीं है। फिर ये वाला प्रॉब्लम भी कि भाई फिर उनके बेटे बेटे यही 2-4 थोड़ी हो सकते हैं। बिल्कुल, राम तो सबके थे, इसीलिए राम अभी भी हैं। नहीं, एक तरह से देखा जाए ये केस जो है एक सिर्फ 1470 गज की जमीन की लड़ाई नहीं थी। वो तो एक कारण था, ट्रिगर था। ये एक लड़ाई थी एक विचारधारा की, जो भारतीय संस्कृति और संप्रदाय को नहीं मानना चाह रही थी और इरेज करना चाह रही थी, और भारतीय संप्रदाय और संस्कृति को मानने वालों के बीच में थी। क्योंकि ये एक अस्तित्व का लड़ाई हो चुका था ये। क्योंकि मेरे पिताजी का नाम श्री राम है, अगर श्री राम है ही नहीं तो ये नाम क्यों दिया जा रहा है? और हम यो भद्राचलम में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और राम जी का पूरा जो है तो एक अस्तित्व का सवाल है। आप कभी पढ़ोगे तो राजगोपालाचारी जी का एक किताब है हिंदू उसके ऊपर, वो डिसहार्मनीज की बात करते हैं। डिसहार्मनी की बात जब कहते हैं कि आप दो सच्चाई के साथ जो एक दूसरे से विपरीत है आप रह नहीं सकते हो, और वो हिंदुइज्म को डिफाइन करते हैं कि ये सनातन ही है जो आपको साइंस के साथ पूरी तरह से बैठता है। श्री राजगोपालाचारी। अच्छा, वकील तो थे ही दोनों तरफ, कभी इमोशन ऊपर नीचे हो रहे होंगे, कभी लॉजिक ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ये सब तो है ही। जजेस के साथ क्या स्थिति आप देख रहे थे? देखिए, जजेस तो तो इंसान कंपोज ही। रहते हैं, जजेस बहुत कंपोज रहते हैं। बड़ा मुश्किल है लेकिन। हाँ, चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट है। आप लोगों को पता नहीं है, इतना ज़्यादा काम करते हैं, मंडे फ्राइडे को 60 केसेस लगते हैं, तो वो प्रोफेशनल जजेस होते हैं। पर आप पूछ रहे हैं कि क्या जजेस को स्पेशल चिंता थी इस केस में? थोड़े नर्वस रहे हों या हाँ, तो गुस्सा ऐसा- आया हो हाँ। नहीं, जजेस बहुत चिंतित थे। ये मैं पब्लिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। हमने जब किताब शुरू की है उसमें भी जस्टिस एसयू खान का लिखा है। उन्होंने बोला अब हम वो काम करने जा रहे हैं जिसको करने में फरिश्ते भी डरेंगे। ये एक ऐसा जटिल केस है, ऐसी जटिल समस्या है कि सबसे इससे सच्ची बात यही है। फरिश्ते से भी दूर भागेंगे, लेकिन कुछ ना करना सबसे ज़्यादा अफसोस की बात रहेगी। इसीलिए हमें वहाँ घुसना है जहाँ पे कोई नहीं घुस रहा, और हमें ये काम करना ही है, इस केस को एजुडिकेट करना है। फिर हमारे एक बुक लॉन्च इवेंट में जस्टिस नागेश्वर राव आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस, अब वो पब्लिक रिकॉर्ड है, वो जजेस जो पार्ट नहीं थे केस के, वो भी चिंतित थे कि देश का आगे होगा क्या। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात होती थी जस्टिस नागेश्वर राव से, वो भी चिंतित थे कि मैटर तो मेरिट में ही डिसाइड होगा,
पर एक जजेस थोड़े एक तरह से देश के रक्षक भी हो जाते हैं, पेरेंट भी हो जाते हैं, पेरेंट पेट्रिया का कॉन्सेप्ट है। तो सरकार और सरकार के लिए भी कभी कभी जजेस भी उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो सब लोग चिंतित थे कि देश में आगे होगा क्या। पर एक तरीके से जब आप एविडेंस पढ़ेंगे तो ये दिखाई देगा आपको कि मुस्लिम समाज के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी कि वो लोग भी मानते थे कि ये जन्मभूमि है मक्का के जैसी है हिंदू के लिए, जो उनके लिए मक्का है, तो ये फिर हिंदुओं को क्यों ना जाए। और कुछ सेगमेंट थे जो बीच में केस के बीच में तैयार हो गए थे। कंप्लीट मीडिएशन नहीं हुआ था, इन द सेंस एक ऐसा मीडिएशन नहीं हुआ था जिसको लॉ में मीडिएशन माना जाए, लेकिन इतने सालों से समुदायों के बीच में आपस में बातचीत चल रही थी, तो समुदायों के बीच में एक सामंजस्य था कि हाँ ये दिया जा सकता है। इनफैक्ट जब मीडिएशन पैनल बना तो श्री रविशंकर जी का अपॉइंटमेंट को इस ग्राउंड पे अपोज किया गया, जो कि हास्यास्पद है कि वो 2003 से शांति चाहते हैं, इसलिए उनको शांति वार्ता में ना रखा जाए। मतलब जो 2003 से व्यक्ति लगा हुआ है कि किसी तरह से शांति से ये सुलझ जाए इशू, आप उसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो शांति चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं? ये कौन चाहता था कि शांति ना हो? लेकिन हाँ, कोशिश तो 90 में भी हुई हैं भाई, अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने, सरकारों ने कोशिशें की हैं। मतलब इनफैक्ट सोनिया गांधी के हिस्से भी आया ये काम, तो कि एक बार को उन्होंने भी सोचा कि चलो सब लोगों को आपस में बैठा लो, हुआ कभी नहीं, माहौल नहीं बना, क्या नहीं हुआ। आप तो कह ही रहे हो कि कुछ लोग नहीं चाहते थे, तो हुआ होगा जो हुआ होगा। लेकिन फाइनली आप इस बात का श्रेय दोनों पक्षों को देते हैं या ज़्यादा किसे देते हैं कि फाइनली फैसला आया और शांतिपूर्वक उसी तरह लिया गया जिस तरह से लिया? मेरे हिसाब से जो 2003 से या उसके पहले से भी जो शांति चाहते थे, जो ऑफिशियली या अनऑफिशियली बातचीत चल रही थी, तो उससे एक माहौल बना। और जैसे कोर्ट में हियरिंग्स होते रहे, न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे थे, मीडिया का भी एक मेजर रोल है, जो आर्ग्यूमेंट्स को रिपोर्ट किए जा रहे थे। एक कॉमन मैन जो है वो शांति चाहता है। एक कॉमन मैन अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। आइडियोलॉजी से बहुत कम लोग जुड़े रहते हैं, अस्तित्व और अपने भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, उसको स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स नहीं। जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जब एविडेंस की बात आ रही है, जब इतना एविडेंस रिपोर्टेड आ रहा था कोर्ट के सामने और मीडिया के थ्रू लोगों के सामने, एक लेवल का एक्सेप्टेंस आया कि हमें बहकाया गया है। हाँ, मतलब लेकिन उसको काफ़ी दिन बाद आया। जब मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया की पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है कि कभी चंद्रशेखर ने या वीपी सिंह ने या पी नरसिम्हा राव ने कोशिश नहीं की होगी। कोशिशों में कमी रह सकती है, हो सकता है प्रायोरिटीज कुछ और हो गई हो। सोनिया गांधी तक भी बात आई, देखा राजीव गांधी ने थोड़ा उसमें कुछ किया नहीं किया, मे भी ये सोच के किया हो कि चलो क्या पता इससे ठीक हो जाए मामला, पता नहीं। लेकिन अब ये तो मतलब पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं उनका काम है, वो लोग बताएं, सोचे समझे, हमें समझाएं कि भाई किसी का क्या फैसला था, क्यों था। पर मैं जो ऊपरी तौर पर देखता हूँ, मुझे दिखता है कि हर कोई ये कोशिश किसी ने हर दशक में करता तो रहा है कि आओ यार मिलकर बैठकर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता ऐसे हो जाए। हुआ नहीं। पर प्रॉब्लम ये था कि जब पूरी कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी हो गई, ये केस हो गया था, सुन्नी बोर्ड ने इसे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू किया। वो बोला कि उन्होंने बोला, उनके प्लेन ने बोला कि हम सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करके सारे हिंदूज को सू कर रहे हैं। तो यहाँ पे परासन सर भी क्लाइंट बन गए। तो हमने किताब में लिखा भी है कि पहला केस है जो वो क्लाइंट बन के कर रहे हैं। तो बहुत ऑब्जेक्टिविटी में एक स्ट्रगल हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी और श्रद्धा में एक लड़ाई चल रही है केस में। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा का पार्ट है। कोर्ट रूम में तो ड्रामा हुआ ही, वॉकआउट हुआ, सब कुछ हुआ, पर जब आप फाड़ा भी था किसी ने। हाँ, एक मैप फाड़ा गया फाड़ दिया था, एक मैप भी फाड़ा गया था। कभी कभी गर्मा गर्मी भी बहुत ज्यादा हुई, जिसको हमने विस्तृत तरीके से लिखा है। मैप भी फाड़ा गया था। किसने फाड़ा था? देखिए क्या हुआ, मैप जब आया तो धवन साहब ने बोला ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। तो ठीक, तो चीफ जस्टिस ने बोला ठीक है हम आपको सुनेंगे। तो विकास सिंह जी फिर से पढ़ने लग गए। वो किशोर कुणाल जी के लिए अपीयर कर रहे थे, जो बहुत बड़े जिन्होंने सामाजिक तौर पे बिहार में बहुत काम किया है। तो फिर उन्होंने बोला मैप को विकास सिंह जी ने प्लेस किया कोर्ट के लिए। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। क्या था? वो वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव मैप था उस रामकोट एरिया का। तो फिर धवन साहब ने फिर ऑब्जेक्ट किया। तो चीफ जस्टिस ने बोला अगर आपको इस पे ध्यान नहीं देना तो आप इसे फाड़ दें। तो उन्होंने फाड़ दिया। अब इस पे एक डिबेट हो सकती है कि ये सही है या गलत है।
राइट, बट वो डिबेट का इश्यू है। पर अगर हम केस पे वापस आते हैं तो एक पूरी राष्ट्र तैयार थी एक सॉल्यूशन के लिए। इसीलिए जब सॉल्यूशन आया, आपने बोला सब कुछ बंद था, कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीछे से मुस्लिम समाज भी तैयार था, और साथ ही साथ आपको देखिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल इश्यू था, तो आपको इसका क्रेडिट सबको देना होगा, जजेस को, पॉलिटिशियंस को, राइट, जो रूलिंग पार्टी है स्टेट्स में, सेंटर में, सबको। आप किसी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जो राज्यों के भी गृह मिनिस्टर थे, अलग अलग पार्टियों के, सहमति अपनी जगह है, अपनी जगह लेकिन है। सबने पूरी कोशिश की कि अगर अब फैसला आ गया है तो देश में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री और जो स्टेट्स हैं, दोनों को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ये एक मैच्योरिटी थी, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप देश को और राज्यों को मिली। ऐसा कोई इतना जटिल केस है, कोई केस दुनिया में और है ऐसा मिलता जुलता, जब किसी ईश्वर के जन्म स्थान को ढूंढने की, उसको स्टेब्लिश करने की ऐसी जद्दोजहद हुई? कहीं है कभी कोई? ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस देता हूँ यहाँ पे। आपका उपमान अलंकार जो होता है हिंदी या देवनागरी या संस्कृत में जो होता है, राम रावण का उपमान राम रावण युद्ध ही होता है। आकाश का उपमान आकाश ही होता है, और इस केस का उपमान यही केस हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई केस ना भूत हो ना भविष्य तो होगा। दो केस इंटरेस्टिंग थे, बहुत इंटरेस्टिंग। एक पहला केस जहाँ पे हुआ कि एक मंदिर जो खंडर बन चुकी है, क्या उसका अस्तित्व है? क्या उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाएगा? क्या वो कोर्ट में जाके अपनी चीज़ों को वापस मान सकती है? ये हुआ बम्पर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, जब हिंदुस्तान से नटराज चोरी हुआ और लंदन के म्यूजियम में मिला। लंदन में म्यूजियम में और भी कुछ चोरी की चीजें होंगी, और बहुत सारी इस पे चोर बाजारी बना हुआ है, चोरी से गई हैं, कुछ छीना झपटी से गई हैं। इस म्यूजियम के बारे, इस टेम्पल के, इस चोरी के बारे में एफआईआर हुई। बिल्कुल। तो एफआईआर पहुंची, भारत सरकार ने लंदन को कांटेक्ट किया, तो ये मूर्ति को सीज कर ली गई। तो वहां जब केस फाइल हुई तो भारत सरकार, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये सब भी वादी बने। पर उसमें से एक लिटिगेंट थी टेम्पल, और वो टेम्पल बिल्कुल खंडर हो चुकी थी। तो इंग्लैंड के कोर्ट ने माना कि वो टेम्पल जो है वो एक वादी हो सकती है, वो टेम्पल जो खंडर हो चुकी है। इसको हमने राम जन्मभूमि केस में भी इस्तेमाल किया, पराशरन सर ने इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि अगर कोई टेम्पल खंडर है तो भी वो टेम्पल हो सकती है, टेम्पल इन रूइंस। अगर टेम्पल के कुछ भी, टेम्पल के कुछ भी भग्नावशेष मिले तो वो टेम्पल जीवित है। और साथ में एक लॉ है कि आइडल नेवर डाइज। एग्जैक्टली, आइडल नेवर डाइज, मूर्ति का कोई अंत नहीं होता। अगर मूर्ति गायब हो गई, जब आप मूर्ति में प्राण फूंकते हैं, जिसकी पूरी सेरेमनी होती है, तो फिर वो जीवित है, और उसके बाद वो जीवित ही है। हाँ, वो दूसरी मूर्ति बदल जाती है, जगन्नाथपुरी में हमेशा होती है। हाँ, जगन्नाथपुरी में हमेशा बदलती है। तो मूर्ति बदलती है, टेम्पल नहीं बनता, मंदिर नहीं बदलती, और वो भगवान नहीं बदलते, सिर्फ विग्रह बदलता है, उनका रूप बदलता है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो बम्पर में इंग्लैंड के कोर्ट ने वो इसे भारत को दे दिया, लेकिन तब तक बम्पर ने इसे गुड फेथ में खरीदा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो डोनेट करना चाहते थे कनाडा के म्यूजियम को, तो कनाडा की म्यूजियम में इसे शिप कर दिया गया। तो फिर कनाडा में जब केस हुआ तो बम्पर ने क्लेम लिया कि कनाडा की लॉ जो है एक खंडर को ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं मानेगी, क्योंकि ये मंदिर का तो खंडर है। तो कनाडा ने भी माना मंदिर का खंडर मंदिर हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एट अ ग्लोबल लेवल, कि एक मंदिर जो टूटी हुई है, जहाँ पे कोई पूजा करने भी नहीं जा रहा है, पर वो मंदिर रहेगा, और उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन मान के उसके फेवर में जो ऑर्डर है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसा ही केस हुआ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, प्रिया विहार टेम्पल का, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे, वहाँ पे अभी भी जंग चल रही है। तो उसमें हुआ, पहले तो मंदिर दे दिया गया कंबोडिया को आईसीजे के द्वारा, फिर दूसरा हुआ क्लैरिफिकेशन पिटिशन के मंदिर के जो कुछ सामान थे, कुछ अलंकार करने की चीज़ें या बाकी चीज़ें, उन्हें थाईलैंड ने अपने देश में मूव कर दिया था। और वो मंदिर है शिव टेम्पल है, जिसके लिए थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में ये चल रहा है युद्ध। तो वो मूव कर दिया गया थाईलैंड में। तो आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि मंदिर की जो भी चीज़ें आपने रिमूव की हैं, आपने हटाया है कंबोडिया से थाईलैंड में, सब वापस कीजिए, क्योंकि वो थाईलैंड का है। ऑफकोर्स ये शुरू हुआ था एक बाउंड्री डिस्प्यूट के थ्रू, पर एक टेम्पल को इंटीग्रेटेड यूनिट माना गया कि आप कुछ चीज़ों को हटा दें या रूइंस में चले जाएं या ध्वस्त हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बची हुई हैं तो वो एक इंटीग्रेटेड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है।
उसका पार्ट, उसका पार्ट है उस, या अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से देखें तो उस प्रॉपर्टी का पार्ट है, उस प्रॉपर्टी का पार्ट, उस प्रॉपर्टी का पार्ट है। अब मेरे आखिरी 2-3 सवाल इस पॉडकास्ट के। एक तो ये कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जो वर्शिप एक्ट है 47 में, और उसमें तय हुआ कि, है ना, आपके चेहरे पे आ गया कि हाँ पूछते हैं तो लोग ये इस पे तो लागू हो नहीं रहा था क्योंकि ये मामला पहला था, पुराने से चला आ रहा था। लेकिन अब जो नए नए मामले सामने आ रहे हैं, अब जो नए नए विवाद आ रहे हैं, उन मंदिरों के नाम तो हैं ही जो राम मंदिर जितने महत्वपूर्ण हैं, जैसे काशी में है ना, या मथुरा में है। लेकिन अब ऐसे मंदिरों के भी आ रहे हैं उनके अलावा भी, जो आमतौर पर हमें उतने महत्व के नहीं लगते, लेकिन जिनके आस्था के केंद्र हैं वो उनके तो महत्व के हैं। तो वो सब लौट कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा मामला भी सुन लीजिए आप। ऐसे में इस एक्ट का क्या होना है? ये एक्ट अस्तित्व में रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, तो इसको कैसे देखें? interpretation का इशू है, वो कोर्ट अभी चैलेंज तो और पेंडिंग एक्ट है। बता दीजिए क्या है, जिसको ना पता हो वो, मैं किसके बारे में बात ये कर रहा हूँ? एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट को एक्सेप्ट किया गया है। और ये एक्ट का ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो प्लेस का जो कैरेक्टर था वो कंटिन्यू करेगा, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट वगैरह एग्जेम्प्टेड है। सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। इस एक्ट के तहत अब जहाँ पे भी केसेस पेंडिंग है, काशी हो या मथुरा हो, जहाँ पे भी हो, लोगों का क्लेम्स ये है कि ये लीगली बार्ड सूट्स है जो रिक्लेम कर रहे हैं कि ये वापस कर दीजिए। तो उस विषय पे जो दो पहलू है, एक तो सूट्स फाइल हुए और उसके पेंडिंग चैलेंजेस हुए सीपीसी तहत कि ये रिजेक्ट कर देना चाहिए सूट को, क्योंकि ये लॉ बार करता है इस सूट को। दूसरा विषय है कि एक्ट को ही चैलेंज कर दिया गया है कि ये एक्ट आपके संविधान के खिलाफ है, क्योंकि एक तरफ से अयोध्या डिस्प्यूट के मामले में मोहम्मद इस्माइल फारूकी में सुप्रीम कोर्ट एक 5 जजेस जजमेंट है, वो कहता है कि जो डिस्प्यूट एडजुडिकेशन है सिर्फ कोर्ट्स करेंगे, एंड उसको आप एबेट और या कुछ पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, ये कहता है। थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। 1993 का जो मतलब खत्म एक्ट है डिमोलिशन के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आया कि पूरा एरिया अबाउट 67 एकर्स तक एक्वायर कर लेंगे हम, और सारे सूट्स जो पेंडिंग थे, ये 4-5 सूट्स, वो सब खत्म हो जाएंगे। एक पार्लियामेंट्री एनैक्टमेंट है वो। तो उसको चैलेंज कर दिया था दोनों तरफ से। तो कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ, कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस ने इसको डिसाइड किया। उसमें एक प्रिंसिपल फॉलो किया गया है, लीगल प्रिंसिपल है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि लेजिस्लेशन बनाना लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना दायरा है, और जुडिशरी जो है डिस्प्यूट एडजुडिकेशन करेगा। तो पार्लियामेंट जो है डिस्प्यूट एडजुडिकेशन के पावर को अपने पास नहीं ले सकता है और सूट्स को एबेट नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अयोध्या की एक्विजिशन के बाद जो चैलेंज हुआ था 93 एक्ट में। सो वो लीगल प्रिंसिपल के प्रिमाइस पे ही 91 एक्ट को भी चैलेंज किया जा रहा। उसमें और भी एक पहलू है कि व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। अगर मैंने छोड़ा ही नहीं पूजा पाठ तो उस विषय का कैरेक्टर क्या होगा। पूजा पाठ तो मैं तब भी कर रहा था 47 के पहले भी और बाद में भी कर रहा हूँ, तो वेदर दिस एक्ट अप्लाइज। अगर so ये विषय पे भी एजुकेशन होना पेंडिंग है। 1947 में अगर डिस्प्यूटेड है कोई स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? मतलब अगर किसी मस्जिद में पूजा हो रही हो या किसी मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही हो, अब आप इसे क्या मानते तो 1947 में आप उसे क्या मानते हैं? तो एक्ट किस तरह से तो लागू अगर होगा? पूजा हो रही है तो मंदिर है और नमाज पढ़े तो मस्जिद। नहीं, उसका कैरेक्टर प्राइमरी इमारत चाहे जैसी जो प्रोटेक्शन है वो कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है। और अगर कैरेक्टर मैंने माना ही नहीं उसको, मैं अपना आस्था दिखा रहा हूँ, आप भी अपना आस्था दिखा रहे हो, तो फिर वो एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। कैरेक्टर तो या तभी माना करेगा। जाएगा। क्या ये विषय क्या है। भोजशाला वाला मामला कुछ ऐसा है? भोजशाला वाला जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत कवर्ड है। उसके उसमें एक्सेप्शन तो फिर वो exception एक्ट एक्सेप्ट करता है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल विषय में है वो। इट्स गवर्न बाय अदर लॉज, सो देयरफॉर ये एक्ट अप्लाई नहीं करता। वो विषय भी जो है तो कोर्ट में आ चुका है और वो पेंडिंग है। तो और इसमें एक और इश्यू है कि अगर 1947 को वो स्ट्रक्चर कंपोजिट स्ट्रक्चर हुआ, तो जैसे एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था सुन्नी बोर्ड के सूट में कि ये जो स्ट्रक्चर डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, क्या वो मॉस्क है, ये क्या चीज़ है? तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी आया, ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसे सिर्फ आप मॉस्क नहीं बोल सकते। कसौटी पिलर्स टेम्पल की है, हिंदू स्ट्रक्चर की है, जय विजय के विग्रह बने हुए हैं, अलग अलग कमल हैं, तो कहीं पे गरुड़ हैं,
तो आप इसे सिर्फ मस्जिद या इसे मंदिर कैसे बोल सकते हैं? तो कंपोजिट स्ट्रक्चर तो फिलहाल स्टेटस क्या है ये बताइए। स्टेटस आम क्या है लोगों के एग्जैक्टली? लिए। तो नहीं, फिर आम लोग क्या करें? तो आम लोग के लिए यह है कि अगर 1947 में कोई डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है तो कोर्ट अभी डिसाइड करेगी कि उसका क्या होगा, वो कवर्ड रहेगी मतलब या आप नहीं। लोग मुकदमा लेके जा सकते हैं? मुकदमा लेके नहीं, कोर्ट पहले ये डिसाइड करेगी ये मुकदमा हो सकता है हाँ या वही, नहीं। मतलब लोग अपनी अपनी प्रार्थना लेके जा सकते हैं और कोर्ट तय करेगी कि ये सुने इसे ना सुने। नहीं, इसे एंट्री दें या ना दें। हाँ वही। एक और विषय है, अब आप क्लेम जब लेके जाते हो तो एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है जो कोर्ट पे ये जिम्मेदारी रखता है कि ये सूट मेंटेनेबल है कि नहीं या लिमिटेशन से बाहर है। तो वो एक इशू वो इम्पॉर्टेंट बनता है लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत कि ये सूट बार्ड है। तो अगर आप सूट बार्ड है, फाइल ही नहीं कर सकते हो, तो वो एक डिफेंस आएगा, लेकिन उसका एजुडिकेशन कोर्ट ही करना चाहिए जब भी आएगा, जो भी जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये सारे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। वैलिडिटी ऑफ द एक्ट और डिफरेंट इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है। मेरे ख्याल से लोगों को पेशेंस दिखाना चाहिए और अपना जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। इस पे मंथन चल रहा है अंदर सरकार में भी, कोर्ट में भी। कोर्ट में अभी ये इस सब एक्ट जुडिस का है, क्या करें? सब जुडिस है, इसलिए इसके बारे में अभी बात करना उतना प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए हमने बोला कि कोर्ट एडजुडिकेट करेगी कि ऐसे केसेस की एंट्री हो सकती है या नहीं। और कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि भाई 1947-49, हाँ, जब वो मूर्तियाँ रखी गई 49 में, तो ये तो सबने माना कि ये तो एक गैर कानूनी कृत्य था, भाई वहाँ जाना तो मना था, लेकिन वहाँ गए, मूर्ति रख दी गई। तो इस बात को ऐसे देखे जाने की बजाय कोर्ट में कि मूर्ति रखना कितना गलत था जब आपको मना किया वहाँ घुसने से, इसको इस तरह देखा जाने लगा कि इसे तो एक प्रमाण मान लिया कि देखिए पूजा होती थी, आस्था थी, तभी तो कोई मूर्ति रखने गया। इस पर क्या कहना आपका? दो विषय है। एक तो आपका वो प्रेमिसेस में एंट्री लीगल था या इलीगल था। जब इंजंक्शन मिल गया, कानून के हिसाब से तो इलीगल था। नहीं था, तभी तो इंजंक्शन मिला है। बाकी लोगों को रोका गया है कि आप रामलला का पूजा पाठ कर सकते हैं, और वो फाइनल हो चुका है। 1950 से आज तक किसी ने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। परिसर में अंदर जाना तब के कानून के हिसाब से गैर कानूनी था। कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं थी, ऑर्डर नहीं था, बस उन्होंने वो लगाई, अंग्रेजों ने पार्टीशन कर दिया था, दैट्स इट। कोई यहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं निकाला कि इसके अंदर कोई ये नहीं घुसेगा, वो नहीं घुसेगा, और बीच में लोग चले ही जाते थे। उस भाग में जाने के लिए कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं थे, कोई कोर्ट का इंजंक्शन नहीं था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था अंग्रेजों द्वारा। पेच निकाला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अंग्रेजों का था, कागजों पे तो नहीं था। देखिए उस वक्त संविधान नहीं आई थी, ठीक है, तो उस वक्त पता नहीं था कि जो लॉज हैं वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं, अंग्रेजों के लॉज। इसलिए आपने मुझे टोकते पहले कह दिया था कि देखिए गणतंत्र नहीं बना था भारत। एग्जैक्टली, गणतंत्र नहीं बना था भारत, पहले हो गया था ये। हाँ, और लोग चले गए। कौन सा प्रोहिबिटरी ऑर्डर उन्हें रोक रहा था? उन्हें फ्रीडम ऑफ बनाने वाले जा चुके थे। हाँ, बनाने वाले जा चुके थे, फ्रीडम ऑफ फेथ, रिलीजन सब था, और कागज पे नहीं था। आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये बहुत हो सकता है आप बोले लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना दी। एग्जैक्टली, लॉ एंड ऑर्डर के लिए था, कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर थी नहीं। ठीक, किसी ने परिक्रमा करने से रोका नहीं था। हाँ, किसी ने उसके तरफ झुकने से, उसके झुकने से, पूजा करने से, या उसके रेलिंग के अंदर फूल फेंकने से रोका नहीं था। जब फूल जा सकती है तो आप भी जा सकते हैं। और दूसरा कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ बाद में, कोई ढांचा कहता है, कोई मस्जिद कहता है, अब तो शब्दावलियों का भी झगड़ा है। वहां पर भी ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई बाकी सब तो हो गया, अब तो मंदिर भी बन रहा है, लेकिन वो जो तोड़फोड़ हुई है उसको तो आपराधिक माना गया। इस मामले में क्या हो रहा है? इस मामले में फाइनल जजमेंट आ गया। हिंदुस्तान में देखिए क्रिमिनल जो कन्विक्शंस हैं उसके रेट कम है, एंड वहाँ पे उस वक्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उतनी प्रबल कोर्ट में लाई नहीं गई। ये गैर कानूनी था, ये रामलला की टीम ने भी बोला कोर्ट में, और रामलला के जो केस के लीड लॉयर थे वो भी चाहते थे कि जब हम लें तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हुई रहे। तो उस वक्त तोड़ते हुए जिन्होंने गैर कानूनी काम किया, उन्होंने ना तो रामलला का जो जन्म जो जहाँ पे पूजा होती थी राम चबूतरा, उसको छोड़ा, ना सीता रसोई को छोड़ा, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। तो जब विवेक मर जाता है तो शायद ऐसे ही करते हैं लोग। आप गए थे तोड़ने
अगर आप गए थे, मतलब जो थे जिन्होंने भी तोड़ा, गैर कानूनी काम किया, वो जो तोड़ने गए थे उन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके आस्था की जगहों को भी नहीं छोड़ा। तो अब वो इलीगल काम था, इस पे तो कोई शक है ही नहीं। एंड एक तरह का एक काला धब्बा लग गया छोटा सा, जो नहीं लगना चाहिए था ऐसे महत्वपूर्ण विषय में। मंदिर मतलब जो पक्ष था मंदिर बनाने का हामी था, उसको पूरी जगह मिल गई फाइनली। 1/3 वाला मामला खत्म हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट का, पूरी जगह मिल गई। लेकिन जो मस्जिद वाले थे उनका अगर आपने अधिकार नहीं माना तो क्यों आपने 5 एकड़ ज़मीन दी, वो क्यों देनी ज़रूरी लगी सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि उनका मोटो ही यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जीत हो, धर्म की जीत हो। ये धर्म की जीत। ये धर्म और पंथ का आपको अलग समझना obviously। होगा, रिलीजन नहीं है। किस दिन लंबी चौड़ी बात करेंगे। हाँ, धर्म करना अलग। पड़ेगा। हाँ। सो यहाँ पे जो है एक इक्विटेबल रिलीफ दिया कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ पे उनका एक क्लेम था जो कुछ लोगों के लिए बोनाफाइड था, तो वो मानते थे कि क्योंकि उनकी मान्यता जो है एविडेंस के पहले से भी था, जो कोर्ट में केस में आया था। तो इसको नज़र रखते हुए एक फ्रेटर्निटी वाला प्रिंसिपल जो है देश में रखे, ताकि इनको खाली हाथ ना जाना पड़े। उनको जितना एक जगह था उससे 3 गुना जगह दिया गया। कोर्ट कोई बाध्य है ऐसी चीज़ें करने के लिए? कोर्ट, जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है टू पास सच ऑर्डर्स, आर्टिकल 142 जो है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। सो दे ट्राई टू डू कंप्लीट जस्टिस बाय गिविंग 3 times द लैंड, कि किसी को खाली हाथ ना जाए। और और उन्होंने more भी in कभी fact, ऐसा कंक्लूजन आया कोर्ट का कि 1934 के बाद जुम्मे की नमाज हुई है, तो उन्हें भी जगह दे दिया गया। मतलब कि हुई तो है कभी ना कभी, अगर वो ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें एक मुआवजे के तौर पर या सांत्वना के तौर पर ये भी कि आपको ये ना लगे कि भाई बिल्कुल ही सब चला गया। पॉइंट ये है कि एक जगह के लिए जहाँ पे हाँ सदियों से संघर्ष चला है, वहाँ पे संघर्ष होने की संभावना ना रहे। जैसे पिता भी अलग अलग जब प्रॉपर्टीज करते हैं, बंटवारा होता है, तो दोनों को अलग अलग जगह दे देते हैं कि एक जगह पे अगर रहोगे आसपास में तो लड़ाई होगी। तो उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके लिए अलग लैंड इतना रहेगा, पर यहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इतने पास में ही देना होगा तो फिर तो झगड़ा हम फिर से शुरू कर देंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग थी कि 40-50 मस्जिदें वहाँ अवेलेबल हैं, तो फिर आपको एक छोटी मस्जिद तो चाहिए नहीं। तो फिर आप एक अच्छा भव्य, एक अप्रोप्रिएट जगह पे बड़ा सा बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। अब जैसे आपने बयानवा का भी रेफरेंस दिया है, इतने लोग आए, जो हुआ उस दिन हुआ। एक चीज़ सबको याद रखना होगा कि बाबरी के अलावा किसी और जगह पे, अयोध्या में किसी और मस्जिद पे कोई आँच नहीं आई। तो फिर किसी का कोई क्लेश या तो उनके धर्म से था, ना उनके फेथ से था, ना उनके मस्जिद से था। सिर्फ हमारे राम लाला के जन्म स्थान वापस लेना चाह रहे थे। दैट इज द एसेंस, दैट इज द एसेंशियल डिफरेंस, एंड द कोर्ट एक्नॉलेज्ड इट। एंड देन इनको भी कुछ जगह देना चाहिए। सो दे गिव एडिक्वेट एंड लार्ज हार्टेडली स्पेस, एंड देन किसी को उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, ये केस किसी के अगेंस्ट नहीं था। इनफैक्ट जिस दिन पराशरन जी आए थे जजमेंट के दिन सुबह, वो रात भर तकरीबन एयरपोर्ट में थे। वो चार्टर्ड फ्लाइट में आने के लिए आया था, कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज थी। वो सुबह तक पहुँचे, मेरे को फ़ोन पे बात हुआ था, उन्होंने मेरे को आने के लिए कहा था। तो मैं उत्सुकता से, उनकी तजुर्बे से ही यू ऑलवेज डिस्कस किया है जजमेंट में कैसे आ सकता है। तो मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि आपके तजुर्बे से आपको क्या लग रहा है कि जजमेंट में क्या होगा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्हें कहा कि मेरे राम के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। यही हुआ, राम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सबको कुछ ना कुछ मिला। निर्मोही अखाड़े को क्या मिला? जगह, उनको एक्नॉलेजमेंट मिला है। देखिए, निर्मोही अखाड़ा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एकोमोडेट करने के लिए बोला है, ट्रस्ट में भी है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। निर्मोही अखाड़ा नहीं रहती तो बहुत प्रॉब्लम होता। एक तरह से तो वो रामलला के केस के खिलाफ थी, बोल रही थी कि वो केस होना ही नहीं चाहिए, पर दूसरी जगह से वो जब भी प्रूफ करते थे कि वो प्रेजेंट थे 1857 के बाद, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे, तो इस जाल में थोड़ा सुन्नी बोर्ड का केस फंस गया। उन्होंने बोला हाँ, निर्मोही अखाड़ा वहाँ प्रेजेंट थी,
जब निर्मोही अखाड़ा वहां प्रेजेंट थी तो क्या भगवान भी वहां थे या पुजारी बिना भगवान के थे? पूजा पाठ किसका हो रहा था? पूजा पाठ किसका हो रहा था? तो जैसे ही सुन्नी बोर्ड ने बोला कि निर्मोही अखाड़ा वहां थी तो राम लल्ला भी वहां थे, फिर राम लल्ला की पूजा पाठ भी हो रही थी। तो जो इंट्रिंसिक केस था सुन्नी बोर्ड का वही प्रूव कर रहा था। देखिए 2-3 चीज ध्यान में रखिए। एक तो निर्मोही अखाड़ा ने सुन्नी बोर्ड ने बोला निर्मोही अखाड़ा वहां प्रेजेंट थी, वहां पूजा पाठ करती थी। कभी पूजा पाठ बंद हुआ ऐसा क्लेम उन्होंने कभी किया ही नहीं, और ना ही कोई एविडेंस देने की बात उठी कि वहां पूजा पाठ कभी नहीं हुआ। जिस दिन से वो बोलते हैं उनके पास एविडेंस है, उस दिन से वो बोल रहे हैं कि उनके वहां पूजा पाठ हो रही थी। उस दिन से वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं को राइट है अंदर जाके पूजा करने का। जब हिंदुओं को राइट है पूजा करने का, वो हिंदू जगह है, निर्मोही अखाड़ा वहां प्रेजेंट है, आप खुद मान रहे हैं। आप खुद मान रहे हैं कि 1885 में ब्रिटिश जजेस ने बोला कि यही जन्म स्थान है। वहां पे आपके पास कोई नमाज का प्रूफ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ रहा है कि वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। ऊपर का एविडेंस आ रहा है कि वहां पे हिंदू जो स्ट्रक्चर पे था हिंदू विग्रह थे। क्रिश्चियन मिशनरीज बोल रहे हैं 17th सेंचुरी से कि वहां पूजा अर्चना हुई, यही जन्म स्थान है। तो आपको कितना एविडेंस चाहिए? यह तो एक तरीके से एक फ्यूटाइल ड्रामा हो गया, पर शायद ईश्वर की इच्छा थी। राम खुद कोर्ट आए थे तो बोला गया है, हाइफेनथाइलर या विलियम फिंच ने बोला कि रिकॉर्डेड है कि राम वांटेड टू सी द तमाशा ऑफ द वर्ल्ड। जब ईश्वर खुद दुनिया का तमाशा देखने की मंशा रखते थे तो राम बन के परब्रह्म धरती पर अवतार लेते हैं। तो उस वक्त कोर्ट का ड्रामा छूट गया होगा ईश्वर का, तो देख लिया। तो वो इस बार उन्होंने देख लिया। आखिरी दिन कैसा माहौल था? आखिरी सवाल मेरा। आखिरी दिन का माहौल था, एक ऑनेस्टली बताऊं तो बड़ा रिलीफ था कि फाइनली जो दिन रात हम लोग तकरीबन 40-50 दिन का इंटेंसिव हियरिंग्स हो रहे थे, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। एंड एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड था कोर्ट के प्रति। इतना पेशेंटली सबको सुना और हैंडल किया सिचुएशंस को। और फिर हमारे लिए तो ब्रेक था, लेकिन जजेस का काम तब शुरू हुआ था 40 दिन के बाद। तो हमारे देश में एक भ्रम फैला हुआ है कि कोर्ट्स काम नहीं करते हैं, छुट्टी करते हैं। आई वुड पुट इट दैट दिस ओपिनियन, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि आई कैन एक्सप्रेस बेटर नाउ, दैट इज मेजर्ड ऑन the level of ignorance of the person is with his opinion. That is their measure. Unfortunately क्या है, ये आप इस केस में देख लीजिए, 25-30 हज़ार पेजेस के डॉक्यूमेंट्स और 3 पक्ष उसी डॉक्यूमेंट्स को 3 तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा पक्ष। सो फिर आप उसको एक ऑर्डरली वे में समझ के लीगल प्रिंसिपल जो सेटल्ड है उसके बेसिस में आपको एसेस करना है और एक एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू डिसीजन देना है। तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। आई थिंक आवर जजेस डिजर्व अ लॉट मोर रेस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द नेशन। और दूसरे पक्ष में कैसा माहौल था? देखिए केस खत्म हुआ, हम लोग अक्सर बाहर में मिलते थे। हाँ। ये वकीलों की लड़ाई नहीं। लोग बोलते हैं ना वकील केस लड़ रहे हैं, हम लड़ाई नहीं करते। केस ही लड़ते हैं, वो आपस में थोड़ी लड़ते हैं। हम केस जजेस के सामने केस से में टीम में भी हो सकते होंगे। हाँ, वकील का काम है जजेस को परेशानी में डाल देना। हाँ। अच्छे से केस लड़के। तो आपस में हम नहीं लड़ते हैं, हम परेशान करते हैं जज को। अगर जब दोनों साइड के वकील ने अच्छे से केस लड़ लिया तो परेशान होते हैं जज, क्योंकि इट्स ऑल केस ट्रायल पे हो या नहीं, जज हमेशा ट्रायल पे होते हैं। तो दूसरे साइड में भी रिलीफ थी। परासन सर वेट किए 15 मिनट तक डॉक्टर धवन के लिए। दोनों में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई, दोनों ने साथ में पिक्चर खिंचवाया। एजाज मकबूल जी से हमेशा अच्छे से हमारी वार्तालाप होती थी कोर्ट के बाहर। हम लोग बात करते थे, अच्छा आज तुम 3 बजे तक काम किए हो रात में या 4 बजे तक काम किए हो, वो पूछते थे हमसे। श्रीधर जी से पूछते थे। योगेश्वरन और भक्ति जी जो हमारे 2 मेन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स थे, आज जिन्होंने केस को, इनफैक्ट भक्ति तो एक स्टूडेंट थे तब से उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट से देखा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो परासन सर बोलते हैं, उन्होंने सबसे कम काम किया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉयर्स थे, सौरभ शमशेरी जी, विक्रमजीत बैनर्जी जी, मदन मोहन पांडे जी, उसके पहले 1949 से अभी तक जो लॉयर्स थे, भक्तिवर्धन, योगेश्वरन, इन्होंने इतना एफर्ट डाला। भूपेंद्र यादव जी, वो 1990 से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक करवा रहे हैं। और अगर आप लॉयर्स के बाद में जाएंगे तो परासन सर और वैद्यनाथन जी जो हमारे 2 सीनियर काउंसिल्स थे, रंजीत कुमार जी और नरसिम्हा जी, ये 10 लोग की टीम ऐसे होती थी। साथ में अश्विन, आदित्य दानी, ये सब थे। तो सबसे कम क्रेडिट जाता है वकीलों को ही, क्योंकि वकीलों ने इतना लंबा संघर्ष नहीं किया।
डॉक्यूमेंट्स भी नॉन वकीलों ने इकट्ठा किया। चंपत राय जी ने, फिर सूर्य प्रकाश जी ने, हमने अपनी किताब में लिखा भी है, और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम नहीं आ पाया है। तो सारा काम समाज ने किया। वकीलों ने उसको कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में, एक जो लीगलिस्टिक रूप में उसमें प्रेजेंट कर दिया। और दोनों तरफ के पक्षकारों क्या हाल था? और दोनों पक्षकार भी, जैसे धवन साहब आते थे पहले, भावुक था या नारे लगे या गुस्सा थे, तारीफ तो क्या में नहीं लगे। नहीं, बाहर भी बहुत संतुष्ट था कोई। 10:30 से 1 बजे तक हियरिंग चलता था, धुआंधार। 1 बजे जैसे बेंच उठ के दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते थे, यार थक गए और फिर वापस आएंगे, जल्दी जल्दी खा लो। साथ में कॉफी पीते थे, चाय पीते थे। धवन साहब कोर्ट में आते थे तो पहले चंपत, कह रहा हूं मैं, हाँ धवन साहब कोर्ट में आते थे तो पहले चंपत राय जी और साधुओं को नमस्कार करते थे। एंड अभी आप भी देखें, अंसारी साहब जैसे हैं अयोध्या में, तो एक एक्सेप्टेंस तो है। जो लोग कोर्ट में आते हैं, देखिए, जो वही जैसे इन्होंने बोला, जब इग्नोरेंस रहती है तो आप बहुत सारा चीज अज्यूम करते हैं कोर्ट के प्रोसेस में। जब आप कोर्ट में आ रहे हैं, एविडेंस को अनफोल्ड होते देख रहे हैं, जजेस के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थोड़ा आप भी एजुकेट होते हैं, थोड़ा आप भी समझते हैं, तो पक्षकार तो शांत हो जाते हैं। और बाकी जो कुछ घटा वो जानने के लिए केस फॉर राम नाम की किताब है, रूपा पब्लिकेशन से आई है। थोड़ी सी महंगी है, 895 रुपये। पेपरबैक आ रही है, लेकिन पेपरबैक आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। इसमें वकीलों की जो घुमावदार और पेचीदगी भरी बातें हैं वो नहीं है, सरल अंग्रेजी में सरल भाषा में लिखा गया है। कभी हो सके तो हिंदी अनुवाद करा दीजिएगा, वो भी आ रही है बहुत हम जल्दी। जैसे कम अंग्रेजी समझने वालों के लिए भी आसान रहेगा, है ना। तो महत्वपूर्ण केस था, इसलिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी में तो है ही, मतलब हिंदी में, मतलब कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, अच्छी किताबें कम हैं। जी बिल्कुल, हमारा तो ये सोच है कि हम भारतीय भाषा में इसको ट्रांसलेट बिल्कुल करें, होना चाहिए। लेकिन अच्छे ट्रांसलेटर से संपर्क करके फिर वो भी करना कम पड़ेगा। वो भी कम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर पोटराजू जी। श्रीधर नहीं बोला मैंने, देखिए श्रीधर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मेहनत की आपने, इतना समय दिया हमें। मुझे उम्मीद है कि इस केस से जुड़ी ये दिलचस्प बातें हम लोगों ने जो सुनी, आनंद आया होगा और एजुकेट भी होंगे हम लोग। जुडिशरी में वाकई बहुत दूर से देखने पर बहुत सारी चीज़ों को, बाय द वे सिनेमा भी और मीडिया भी, बहुत दूर से देखने पर बहुत सारी बातें पता नहीं चलती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसी किताब लिख देते हैं, तो पढ़िए, आनंद लीजिए, एजुकेट होइए। कुछ छूट गया हो, कुछ कहना हो, कुछ मन में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है। मुझे उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आपके धैर्य के लिए आपका भी शुक्रिया।